हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। वेलकम टू संकल्प भारत। संकल्प भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं बीएन राय आज संजीवनी जेई में लेकर आया हूं हीट ट्रांसफर का तीसरा लेक्चर और आज का हमारा टॉपिक है कंडक्शन। इसके पहले दो लेक्चर की बात करें तो पहले लेक्चर में हम लोगों ने थर्मोमेट्री बहुत अच्छे से बहुत क्रिस्टल क्लियर लेवल पे पढ़ा है। उसके बाद बात आती है कैलोरीमेट्री की। कैलोरीमेट्री पर तो सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने इतना डिटेल स्टडी करा था कि कुछ ऐसा पॉइंट रह ही नहीं गया था कि जहां आपको लिटिल बिट कंफ्यूजन भी हो सके अगर आपने ध्यान से पूरा लेक्चर देखा है तो। ठीक है, अब उसके बाद इसी का तीसरा पार्ट है दैट इज हीट ट्रांसफर। और हीट ट्रांसफर में हम बात करने वाले हैं एक स्पेसिफिक टाइप के हीट ट्रांसफर की आज के लेक्चर में, जिसका नाम है भैया कंडक्शन। ठीक है, तो चलिए सर लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और बच्चा अपने मोबाइल फोन का नोटिफिकेशन बंद कर लो। किसी भी तरह का कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए जब तक पूरा लेक्चर खत्म ना हो जाए। ठीक है, तो चलो बच्चा आज स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम बेसिक पढ़ने वाले हैं मोड ऑफ हीट ट्रांसफर एंड कंडक्शन। ठीक है, तो चलो भाई सबसे पहले बात करते हैं मोड ऑफ हीट ट्रांसफर की। जब मोड ऑफ हीट ट्रांसफर की बात करते हैं तो बेसिकली तीन तरह के मोड्स हैं, पॉसिबल मोड्स हैं जिससे हीट ट्रांसफर हो सकता है। एक का नाम होता है कंडक्शन, एक का नाम होता है कन्वेक्शन और एक का नाम होता है रेडिएशन। बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक का नाम होता है आपके पास मोड ऑफ हीट ट्रांसफर की बात करी जाए तो सबसे पहला मोड जो है हीट ट्रांसफर का बेटा जी, उसका नाम है कंडक्शन। और जब कंडक्शन से हम हीट ट्रांसफर की बात करते हैं तो यहां पर हीट ट्रांसफर कैसे होता है? यहां पर हीट ट्रांसफर होता है वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स की वजह से। जैसे मैं एक पार्टिकल हूं, ठीक है, अगर मेरे पड़ोसी वाले पार्टिकल का टेंपरेचर बढ़ाया जाएगा तो मतलब उसको काइनेटिक एनर्जी दी जाएगी। तो मेरा पड़ोसी वाला पार्टिकल मुझे धक्का मारेगा और जब मुझे धक्का मारेगा तो मैं अपने पड़ोसी वाले को धक्का मारूंगा तो क्या होगा? वो काइनेटिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ कोलिजन किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी? सर देखो थर्मली आप क्या कर रहे हो? हीट जनरेट कर रहे हो। तो हीट जनरेट कैसे हो रहा है? जब अपन थर्मल एक्सपेंशन पढ़े थे तो याद करो होता क्या था कि अगर हमको किसी बॉडी का टेंपरेचर बढ़ाना है तो हम उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देते हैं। जैसे ही उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ाते हैं इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन बढ़ जाता है और इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन बढ़ता है तो हीट आती है। अब उसी हीट को हमको एक एंड से दूसरे एंड लेकर जाना है तो कैसे जाएगा भाई? कोई ना कोई स्रोत चाहिए जो हीट को एक जगह से दूसरी जगह उठाकर लेकर जा सके। उन्हीं स्रोतों में सबसे पहला पार्ट है जिसका नाम है भैया कंडक्शन। तो अब है क्या कि मान लो कि ये आपके पास एक रॉड है, ठीक है, इसका ये वाला जो टेंपरेचर है ये TH है और ये वाला जो टेंपरेचर है ये TL है, मतलब हायर टेंपरेचर है लोअर टेंपरेचर है। तो क्या होगा? इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटर एटॉमिक कोलिजन होगा और इसकी वजह से एनर्जी एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल से तीसरे पार्टिकल, चौथे पार्टिकल, पांचवें पार्टिकल, nth पार्टिकल तक पहुंचते पहुंचते लोअर टेंपरेचर तक पहुंच जाएगी और हम कहेंगे कि हीट ट्रांसफर्स फ्रॉम हायर टेंपरेचर टू लोअर टेंपरेचर। लेकिन यहां पर हीट ट्रांसफर हो कैसे रहा है? तो बेटा जी यहां पर हीट ट्रांसफर हो रहा है इस पार्टिकल के वाइब्रेशन की वजह से। क्या ये पार्टिकल अपनी एक्चुअल पोजीशन से हिल रहा है? क्या अपनी एक्चुअल पोजीशन से डिस्प्लेस होकर यहां आ गया? नहीं। हुआ क्या कि जब मुझे यहां से धक्का मिला तो मैंने पड़ोसी को धक्का मारा, फिर मैं वापस अपनी जगह पे आ गया। अरे बात समझ आ रही है? तो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच हीट ट्रांसफर्स विदाउट द एक्चुअल डिस्टर्बेंस ऑफ द पार्टिकल इज नोन एज कंडक्शन। ठीक है, तो कंडक्शन की जब डेफिनेशन लिखी गई तो क्या लिखा गया? मोड ऑफ heat transfer without the actual disturbance of the particle is known as बेटा जी is known as conduction। अरे क्लैरिटी है, मतलब पार्टिकल्स का एक्चुअल डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है, बस पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं? वाइब्रेट कर रहे हैं और वाइब्रेट करके एनर्जी को एक एंड से दूसरे एंड ले जाने का काम कर रहे हैं। अरे बात समझ आ रही? मैं अपनी एक्चुअल पोजीशन से नहीं हिला, मुझे इधर से काइनेटिक एनर्जी मिली, मुझे कोलिजन मिला, मुझे एनर्जी मिली और मैंने दूसरे वाले को ट्रांसफर कर दी। अरे बात समझ आ रही है? इस वजह से हीट हायर टेंपरेचर से लोअर टेंपरेचर की तरफ बह जाती है। अच्छा ठीक है भाई, चलो उसके बाद अपने दूसरे मोड ऑफ हीट ट्रांसफर की बात करते हैं। तो हमारा जो दूसरा मोड है हीट ट्रांसफर का उसका नाम है बेटा जी कन्वेक्शन, जिसकी चर्चा तो अपन इधर वाले सिलेबस में 11th क्लास में, 12th क्लास के सिलेबस में, मतलब जेई के सिलेबस में, नीट के सिलेबस में कहीं भी बात करी जाए तो बहुत कम है, ना के बराबर है। अदरवाइज अगर आप इंजीनियरिंग करने जाएंगे और गलती से आपने मटीरियल साइंस चुन लिया या मैकेनिकल इंजीनियरिंग चुन ली, अरे बात समझ आ रही है, या पावर प्लांट चुन लिया, तो वहां पर तो भैया कन्वेक्शन पे पूरी PhD होती है। अरे बात समझ रहे हो? चलो तो देखो कन्वेक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन का हीट ट्रांसफर का मोड क्या है कि मान लीजिए कि आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर के अंदर
या आप ऐसे समझिए कि आपके पास अच्छे से समझने के लिए कि एक प्लेट है, ठीक है। इस प्लेट पर यहां पर कुछ अपन इस प्लेट को गर्म कर रखे हैं। इस प्लेट का टेम्परेचर TH है और इसके ऊपर से अगर पानी बह रहा है, इसके ऊपर से अगर पानी बह रहा है भाई, तो क्या ये पानी गर्म हो जाएगा? अरे गर्म हो जाएगा, मतलब ये पानी हीट लेगा इस प्लेट से। क्या इस पानी के पार्टिकल्स एक्चुअली डिस्टर्ब हो रहे हैं? अरे हो रहे भाई, तभी तो यहां से हीट लेकर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाएगा। ये पानी हीट को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाएगा। पानी के मॉलिक्यूल्स जो है वो इस प्लेट से हीट को उठाएंगे और एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाएंगे, और इस तरह का मोड जो है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है कन्वेक्शन। अरे क्लैरिटी है? चलें, अच्छा समझो। कन्वेक्शन का एक और बढ़िया एग्जांपल है, आपके घर में एग्जॉस्ट वाला पंखा लगा होता है। अरे देखिए, किचन में लगा होता है ना, तो क्या होता है कि जब यहां से गर्म हवा निकलती है तो वो चलता है जब पंखा, तो वो क्या करता है, यहां से जितनी हवा होती है उसको बाहर फेंकता है, तो उस हवा के साथ गर्मी भी बाहर जाती है। कैसे जाती है? जो पार्टिकल्स है जिनके पास वो गर्मी है, जिनके पास वो हीट है, उनको उठा के क्या कर रहा है? बाहर फेंक रहा है। अगर उनको उठा के बाहर फेंक रहा है तो अंदर की हीट कहां जा रही है? बाहर जा रही है। अंदर की हीट कहां जा रही है बच्चा? बाहर जा रही है। कैसे जा रही है? उन एयर पार्टिकल्स के थ्रू जा रही है। तो क्या एयर पार्टिकल्स एक्चुअली डिस्टर्ब हो रहे हैं? तो यस सर, एक्चुअली डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो ऐसा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर क्या कहलाएगा बच्चा? तो ऐसा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर कहलाएगा कन्वेक्शन। ठीक है, तो कन्वेक्शन की अगर डेफिनेशन लिखी जाएगी, तो कन्वेक्शन की डेफिनेशन लिखी जाएगी, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर with the actual disturbance, with the actual disturbance of the particle, with the actual disturbance of the particle is known as भाई साहब क्या बोलते हैं इसको? कन्वेक्शन। प्रॉपर फील आ रहा है? प्रॉपर फील आ रहा है? लेक्चर ढंग से समझ आ रहा है? बढ़िया है। ईमानदारी से पढ़िएगा, मन लगा के पढ़िएगा, सब कुछ एकदम दिमाग में सेट हो जाएगा। और आखिरी जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है, दैट इज नोन एज रेडिएशन। ये क्या कहता है? ये क्या कहता है? रेडिएशन क्या कहता है? रेडिएशन क्या है भैया? सन के यहां से गर्मी आपके यहां तक चली आ रही है, बीच में कोनो मीडियम है क्या? बताओ जरा। तो सन का टेम्परेचर है भाई, वहां से हीट निकल रही है, वहां से रेडिएशन निकल रहा है और आपके धरती मैया तक चला रहा है। बीच में बहुत बड़ा हिस्सा वैक्यूम है। अरे बात समझ आ रही है? उस वैक्यूम में भी हीट ट्रांसफर होकर धरती मैया तक पहुंच रही है और हमको ठंडी में गर्मी और गर्मी में हद गर्मी का एहसास होता है। अरे बात समझ आ रही है? अरे बात समझ आ रही है? तो इस तरह का मोड ट्रांसफर जिसको किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट ना पड़े, उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको अपन बोलते हैं भैया रेडिएशन। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू होता है। केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू जो हीट ट्रांसफर होता है, उस हीट ट्रांसफर को बोला जाता है बच्चा, उस हीट ट्रांसफर को बोला जाता है रेडिएशन। ठीक है, तो रेडिएशन का जो हीट ट्रांसफर है, ये कैसा हीट ट्रांसफर है सर? ये ऐसा हीट ट्रांसफर है, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर विदाउट एनी मीडियम। Mode of heat transfer without any medium is known as radiation. Mode of heat transfer without any medium is known as radiation. अरे क्या यहां तक कहानी क्रिस्टल क्लियर हो रही है? सब कुछ बात समझ आ रही है? एकदम अच्छे लेवल पर समझ आ रही है? लेक्चर को और आगे बढ़ाया जाए? हाँ सर, चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो अगर लेक्चर को आगे बढ़ाया जाए, मान लीजिए हम आपसे एक बहुत साधारण सा और बहुत बेसिक सा सवाल पूछें। हम कहें कि ये आपके पास एक हॉटर बॉडी है जिसका टेम्परेचर है TH। ठीक है बेटा जी, यहां पर एक रॉड लगी है और इस जगह पर आपके पास है वैक्यूम। क्लियर है? और ये जो है आपके पास कोल्डर बॉडी है या लोअर टेम्परेचर बॉडी है, तो ये आपके पास TH हो गया, ये आपके पास TL हो गया। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि बताइए यहां पर किस तरह का हीट ट्रांसफर हो रहा होगा। तो सिंपल सी बात है कि भैया अपने पास एक रॉड है, तो रॉड में जो हीट ट्रांसफर होगा, ये आपके पास एक रॉड है, तो इस रॉड में जो हीट ट्रांसफर होगा भाई वो क्या होगा सर? कंडक्शन होगा। अरे ठीक है, और ये बॉडी अगर एक दूसरे के सामने एक्सपोज्ड है तो डेफिनेटली यहां से लेकर यहां तक हीट जाएगी। अरे बात समझ आ रही है? क्यों? क्योंकि यहां पर जो रेडिएशन है, उस रेडिएशन को यहां पहुंचने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। अरे क्लैरिटी है? तो अगर वैक्यूम है और रॉड है, तो एक आपके पास हीट ट्रांसफर होगा कंडक्शन और दूसरा हीट ट्रांसफर होगा आपके पास
दूसरा हीट ट्रांसफर होगा बेटा जी आपके पास रेडिएशन। क्या यहां तक क्लैरिटी है? मतलब पहले वाले पार्ट में दो तरह का हीट ट्रांसफर होगा, एक कंडक्शन होगा और एक क्या होगा? रेडिएशन। हाँ, वो एक अलग बात है कि हीट ट्रांसफर थ्रू, हीट ट्रांसफर, एच का मतलब ऐसे लिख लो, हीट ट्रांसफर, या मैं पूरा लिख देता हूं, हीट ट्रांसफर थ्रू कंडक्शन, हीट ट्रांसफर थ्रू कंडक्शन जो होगा ये बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा हीट ट्रांसफर थ्रू रेडिएशन के। अरे क्लैरिटी है? अरे क्लैरिटी है? तो इस वजह से यहां पर अपन डोमिनेशन में क्या देखेंगे कि भैया कंडक्शन की बात ज्यादा करेंगे। अरे क्लैरिटी है? रेडिएशन की बात नहीं करेंगे। जैसे अपने पास क्वेश्चंस आएंगे वहां पर आपके पास ये वैक्यूम की तरह ट्रीट होगा, ये रॉड होगा या एयर भी यहां पर होगा, तब भी आप हीट ट्रांसफर का मेजर सोर्स क्या मानोगे? सर मेजर सोर्स इस रॉड को मानोगे। अरे क्लैरिटी है? अरे क्लैरिटी है? तो यहां पर आप क्या कहेंगे कि सबसे ज्यादा क्या होगा? सर कंडक्शन होगा। थोड़ा कम आपके पास अगर वैक्यूम है तो थोड़ा कम, थोड़ा कम क्या, ठीक ठाक कम आपके पास हीट ट्रांसफर होगा जो रेडिएशन से होगा, जो अप्रोक्सीमेटली नेग्लिजिबल होगा। अब इसी में अगर दूसरा हिस्सा में देखूं, ये अपने पास हो गया पहला पार्ट। अगर इसी में दूसरे पार्ट की बात करूं कि ये आपके पास TH है और ये आपके पास TL है, ठीक है, बीच में कोई रॉड नहीं है और यहां पर एयर है। यहां पर क्या है भैया? यहां पर आपके पास एयर है, तो बताइए हीट ट्रांसफर होगा? हाँ सर, डेफिनेटली हीट ट्रांसफर होगा। और अगर डेफिनेटली हीट ट्रांसफर होगा तो कौन कौन सा हीट ट्रांसफर होगा सर? तो कौन कौन सा हीट ट्रांसफर होगा? कोई यहां पर एक सॉलिड बॉडी नहीं है तो मतलब कंडक्शन नहीं होगा। हाँ, एयर पार्टिकल्स हैं तो कुछ हीट एयर पार्टिकल्स के थ्रू जाएगी, तो वो क्या कहलाएगी भाई? वो कहलाएगी कन्वेक्शन। और दूसरा क्या? दूसरा क्या मास्टर साहब? दूसरा एक तो है रेडिएशन, उसको मीडियम के रहने और ना रहने से कोनो फर्क नहीं पड़ता है, तो यहां पर दो तरह का हीट ट्रांसफर होगा, एक होगा कन्वेक्शन और एक होगा रेडिएशन। क्या क्लैरिटी है? क्या मेरी बात आपको बहुत बढ़िया से, बहुत सुदृढ़ तरीके से समझ आ रही है? चलिए भाई, अगर समझ आ रही है तो अब हम बात करेंगे तीसरे मोड ऑफ हीट ट्रांसफर की। ठीक है, तीसरी सिचुएशन क्या है कि अब हम कह दें कि हमने यहां पे लगाया है एक रॉड। अरे क्लैरिटी है? एक रॉड लगाई है, यहां पर हम कह रहे हैं कि एयर पार्टिकल्स हैं। अरे बात समझ आ रही है? ये अपने पास TH है और ये अपने पास TL है। ठीक है, तो हीट ट्रांसफर कौन कौन सा होगा? सर पहला हीट ट्रांसफर जो मेजॉरिटी पे रखा जाएगा वो होगा कंडक्शन। दूसरा आपके पास इसमें एयर पार्टिकल्स भी हैं तो एक होगा आपके पास कन्वेक्शन। और तीसरा भाई एक ऐसा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है जिसको कोई मीडियम हो ना हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, एंड थर्ड वन इज नोन एज रेडिएशन। तो यहां पर तीनों तरह के हीट ट्रांसफर होंगे, तीनों तरह के हीट ट्रांसफर होंगे, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। लेकिन इसी में अगर मैं एक सिचुएशन और बनाऊं, समझो चौथी सिचुएशन मैं यही बना देता हूं, इधर अपने पास जगह है, क्यों बिना मतलब का बोर्ड भरें। ये अपने पास चौथी सिचुएशन है। मान लीजिए हमने कहा कि ये आपके पास TH है और ये आपके पास TL है और बीच में आपके पास वैक्यूम है। अगर बीच में बेटा जी आपके पास वैक्यूम है, कोनो मीडियम ही नहीं है मोड ट्रांसफर का, तो एक ही हीट ट्रांसफर का कोई मोड ही नहीं है, तो अपने पास लास्ट क्या बचा? हीट ट्रांसफर के लिए आप बीच में कोनो मीडियम नहीं लगा है, तब भी हीट ट्रांसफर होगा। किससे होगा भैया? किससे होगा? सर रेडिएशन से होगा, क्योंकि ये एक इकलौता ऐसा हीट ट्रांसफर है जिसका मीडियम के होने ना होने से कोनो लेना देना नहीं है। क्या यहां तक कहानी क्रिस्टल क्लियर लेवल पे समझ आ रही है बेटा जी? चलें लेक्चर को आगे बढ़ा दिया जाए। हाँ मास्टर साहब, चलिए ये बात तो अपने को समझ आ गई। ठीक है, ये है अपने पास सारे मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। ठीक है, अब अपने को पढ़ना कौन सा है? अपने को पढ़ना है बेटा जी ये वाला हीट ट्रांसफर, दैट इज हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन। पहले लेक्चर में बढ़िया से अपना आराम से सुदृढ़ तरीके से एक एक चीज सीखेंगे, समझेंगे और लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे सर। तो देखिए हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन, जब बात आती है हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन की, तो दो तरह की हीट ट्रांसफर होती है कंडक्शन में। ठीक है, कौन कौन सी हीट ट्रांसफर होती है मास्टर साहब? हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन की जब हम बात करते हैं तो एक अपने पास होता है स्टेडी स्टेट, ठीक है, और एक आपके पास होता है दूसरा मोड होता है हीट ट्रांसफर का, हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन का दूसरा टाइप होता है जिसको बोला जाता है भाई बिफोर स्टेडी स्टेट। छोटी सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है, अभी अपन देख लेते हैं क्या है भाई बिफोर स्टेडी स्टेट। अरे क्लैरिटी है? एक आपके पास स्टेडी स्टेट, एक है आपके पास बिफोर स्टेडी स्टेट। अभी आपको धीरे धीरे समय के साथ क्लैरिटी आ जाएगी। जैसे मान लीजिए हम आपसे कहें स्टेडी स्टेट का क्या मतलब है, हम आपसे कह रहे हैं कि ये आपके पास एक हॉटर बॉडी है, यहां पर आपने एक रॉड लगा दी और ये आपके पास टेम्परेचर एट लोअर साइड है। अरे बात समझ आ रही है? दिस वन इज हॉटर बॉडी, दिस वन इज
लिटिल बिट टेम्परेचर एट हायर साइड एंड दिस वन इज टेम्परेचर एट लोअर साइड। मतलब ये वाला जो हिस्सा है बच्चा, ए वाला जो हिस्सा है इसका टेम्परेचर ज्यादा है बी वाले से, तो ये वाला गर्म होगा, इसके कंपैरिजन में ये वाला ठंडा होगा। और अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, इस रॉड के थ्रू यहां से लेकर यहां तक हीट जाएगी। तो स्टेडी स्टेट का कहने का मतलब क्या है कि अगर यहां का टेम्परेचर TH है तो यहां का भी टेम्परेचर कितना हो जाए, TH हो जाए। यहां का टेम्परेचर TL है तो इस साइड का भी टेम्परेचर कितना हो जाए, रॉड के इस एंड का भी टेम्परेचर कितना हो जाए, TL हो जाए। अरे बात समझ आ रही है, अरे बात समझ आ रही है। तो अगर ऐसा अचीव हो जाता है, अगर ऐसा अचीव हो जाता है धीरे धीरे हीट ट्रांसफर होते हुए, तो ये जो स्टेट है वो क्या कहलाती है, स्टेडी स्टेट। जैसे मान लीजिए कि हम कह रहे हैं यहां का टेम्परेचर आपके पास 400 डिग्री सेल्सियस है, यहां का टेम्परेचर आपके पास मान लीजिए 50 डिग्री सेल्सियस है, और आप एक रॉड उठा के ले आए 20 डिग्री सेल्सियस की, तो क्या होगा, क्या होगा, तब तक इसमें अनइवन हीट ट्रांसफर होगा जब तक इस रॉड का एक एंड 400 डिग्री सेल्सियस पे ना हो जाए और दूसरा एंड 50 डिग्री सेल्सियस पर ना हो जाए, तब तक इसके अंदर स्टेडी स्टेट अचीव नहीं होगा। और उसके पहले की स्थिति क्या कहलाएगी सर, बिफोर स्टेडी स्टेट। तो स्टेडी स्टेट को कुछ और तरीके से भी डिफाइन किया जाता है, मतलब किताबों में लिखा होता है, दुनिया भर की कहानी हम भी समझा देते हैं कि एक्स पे जाकर अगर रॉड का टेम्परेचर देखा जाए तो यहां पर इसका टेम्परेचर T है। अरे बात समझ आ रही है, समय बीत रहा है फिर भी अगर इस जगह का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, इस जगह का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, मतलब ये क्या है सर, ये स्टेडी स्टेट है। अच्छा बहुत बढ़िया। तो x पे जाके अगर हम dx आगे बढ़े और यहां पर हम एक और टेम्परेचर देखें तो ये कितना होगा बेटा जी, ये T माइनस dt होगा। जैसे आप आगे बढ़ेंगे टेम्परेचर थोड़ा सा घट जाएगा, बूझ रहे हैं ना हमारी बात। अरे जैसे जैसे आगे चलते चले जाएंगे टेम्परेचर घटता चला जाएगा। तो कहा गया कि रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर dt बाई dx, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर जो है वो क्या होना चाहिए भाई साहब, वो कांस्टेंट होना चाहिए। कौन सी स्टेट में बेटा जी, स्टेडी स्टेट में। अगर ऐसा है कि हर छोटे से dx पे जो टेम्परेचर का डिफरेंस आ रहा है अगर वो फिक्स हो जाता है, वो कांस्टेंट हो जाता है, तो ये कौन सी स्टेट कहलाती है बेटा जी, ये कहलाती है आपके पास स्टेडी स्टेट। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो मास्टर साहब बिफोर स्टेडी स्टेट क्या है, बिफोर स्टेडी स्टेट कहता है, बिफोर स्टेडी स्टेट कहता है कि ये आपके पास एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर है TH, ठीक है, ये एक साइड है जिसका टेम्परेचर है बेटा जी कितना, TL, और यहां पर आप जस्ट एक रॉड लाकर लगा दिए हैं जिस रॉड का टेम्परेचर कुछ TR है, टेम्परेचर ऑफ रॉड है। अरे बात समझ आ रही है। तो भैया होगा क्या कि ये रॉड जो है ये कुछ हीट एब्जॉर्ब भी कर सकती है और कुछ हीट रिलीज भी कर सकती है, डिपेंड करता है कि इसका टेम्परेचर कितना। अगर TH और TL से ज्यादा है तो भाई ये रॉड क्या करेगी, ये रॉड क्या करेगी, अगर इसका टेम्परेचर TH और TL से ज्यादा है तो ये रॉड पहले क्या करेगी भाई, पहले ठंडी होगी, और अगर ठंडी होगी तो ये कुछ हीट रिलीज करेगी। और अगर इसका टेम्परेचर, रॉड का टेम्परेचर इन दोनों के टेम्परेचर के बीच में लाई कर रहा है तो हो सकता है कि वो नेट हीट एब्जॉर्ब करे। अरे बात समझ आ रही है। या इसका जो टेम्परेचर है वो TH और TL से भी कम हो जाता है तब भी ये हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। अरे बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही है। बिफोर स्टेडी स्टेट, बिफोर स्टेडी स्टेट का मतलब क्या है कि तब तक की सिचुएशन की बात कर रहे हैं जब तक इस जगह और इस जगह का टेम्परेचर अलग अलग है। जब ऐसा हुआ कि यहां का टेम्परेचर TH है तो रॉड के इस जगह का भी टेम्परेचर TH हो जाए, इस जगह का टेम्परेचर TL है तो रॉड के इस जगह का टेम्परेचर TL हो जाए भाई साहब, तब आपके पास स्टेडी स्टेट आ जाएगा। अदरवाइज आपके पास कैसा स्टेट होगा, ये बिफोर स्टेडी स्टेट या अनस्टेडी स्टेट कहा जाता है। अरे ठीक, तो इस सिचुएशन में क्या होता है, इस सिचुएशन में मान लीजिए आप कह रहे हैं कि कुछ हीट एब्जॉर्ब होती है, तो वो उसको हम कैसे निकालते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि भैया x पे जाकर एक पॉइंट बनाओ A, या x1 पे जाके, और दूसरी बार क्या भैया, दूसरी बार x2 पे जाके एक पॉइंट बनाओ B। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, dq बाई dt, समझिएगा, dq बाई dt एट A, dq बाई dt एट A किसके बराबर होगा सर, dq बाई dt एट A जो होगा ये बराबर होगा आपके पास dt बाई dx, या dq बाई dt को अभी मत इन्वॉल्व करो, अभी बेसिक बात करते हैं। dt बाई dx की बात करो, dt बाई dx एट A जो होगा ये बराबर नहीं होगा dt बाई dx एट B से। अरे क्लियर है, dt बाई dx एट A जो होगा ये बड़ा होगा किससे, ये बड़ा होगा dt बाई dx एट B से। अरे क्लैरिटी है, अरे क्लैरिटी, अगर बड़ा होगा तो हीट एब्जॉर्ब करेगा और अगर छोटा होगा तो ये हीट रिलीज करेगा। वो सब डिपेंड करेगा कि जब इस रॉड को हम यहां लगा रहे हैं तो इस रॉड का टेम्परेचर कितना है। तो इससे ये क्लैरिटी हो रही है कि जब हम बिफोर स्टेडी स्टेट की बात करेंगे तो हमारा जो dt बाई dx होगा ये कांस्टेंट नहीं होगा।
अच्छा ठीक है, चलो भैया, समय के साथ जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे वैसे स्टेडी स्टेट पर पूरी पीएचडी करेंगे। फिर जब हमारा पूरा स्टेडी स्टेट खत्म हो जाएगा तो अपन बात करेंगे बिफोर स्टेडी स्टेट की। ठीक है, चले लेक्चर को आगे बढ़ाया जाए। सर बहुत बढ़िया, चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो पहले हिस्से में हम बात करेंगे हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन एट स्टेडी स्टेट। ठीक है, तो पहला मोड क्या है भैया? पहला पार्ट जो है हमारी एनालिसिस का वो है हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन आफ्टर स्टेडी स्टेट। अरे क्लैरिटी है, भैया। ये क्या है? हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन आफ्टर स्टेडी स्टेट। अरे क्लैरिटी है। चले भैया लेक्चर को आगे लेके चला जाए। बिल्कुल मास्टर साहब, चलिए बढ़ाइए, बताइए, कहानी ढंग से समझाइएगा ताकि सब कुछ हमारे दिमाग में अच्छे से उतर जाए। तो उसका तो हम अथॉरिटी लेके आए हैं बेटा जी। ठीक है, चलिए तो क्या समझेंगे इसमें बहुत बेसिक सी बात समझेंगे कि देखिए भैया कि ये आपके पास एक हॉटर बॉडी है जिसका टेम्परेचर है TH, और ये आपके पास एक लोअर टेम्परेचर बॉडी है जिसका टेम्परेचर है TL। अब क्या होगा कि इसके बीच में हम लगाएंगे एक रॉड। क्या लगाएंगे बेटा जी? इसके बीच में हम लगा देंगे एक रॉड। ठीक है भाई, तो अब हुआ क्या? देखा ये गया कि कितना हीट यहां से पर यूनिट टाइम यहां जा रहा है। सब स्टेडी स्टेट की बात हो रही है, मतलब यहां का टेम्परेचर TH है तो यहां TH है, यहां का टेम्परेचर TL है तो यहां का टेम्परेचर भी TL है। ठीक है, तो भाई ये कहा गया कि कितना हीट ट्रांसफर होगा पर यूनिट टाइम, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर डिफरेंस के, दैट इज TH माइनस TL के। अरे क्लैरिटी है भाई। dQ बाई dt जो होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपका TH माइनस TL के। ठीक है मास्टर साहब, बढ़िया बात समझ आ गई। अच्छा सर, चलो बहुत बढ़िया। दूसरी बात क्या है कि ये dQ बाई dt जो होगा ना, ये एक और टर्म के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वो होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द रॉड। ठीक है भाई, जितना ज्यादा यहां पर एरिया होगा रॉड का, उतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करेंगे हीट ट्रांसफर में। जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करेंगे इस क्रॉस सेक्शन से हीट ट्रांसफर में, हीट उठाने में, उतनी ज्यादा रेट से हीट ट्रांसफर होगी। अच्छा सर, अच्छा दूसरी बात क्या आई? तीसरी बात निकल के आई कि आपका जो dQ बाई dt होगा ना बच्चा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L के होगा। अरे क्लियर है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L के होगा, क्योंकि जितना बड़ा लेंथ होगा उतना ज्यादा कोलिजन सफर करना पड़ेगा पार्टिकल को। अरे बात समझ आ रही है? तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर उतना ही स्लो होता चला जाएगा। क्लैरिटी है? अरे क्लैरिटी है भाई। चलो भैया बहुत बढ़िया। अगर इन तीनों इक्वेशन को कंबाइन कर दिया गया तो हमको मिला dQ बाई dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू TH माइनस TL इंटू A डिवाइडेड बाई L। लेकिन मुद्दे वाली बात तब आई कि जब हमने इस रॉड को कहा कि ये रॉड आयरन की है, फिर इस रॉड को बदल के हमने कहा कि ये रॉड कॉपर की है। तो जब आयरन की रॉड थी तो अलग रेट से हीट ट्रांसफर हो रहा था, जब कॉपर की रॉड आई तो अलग रेट से हीट ट्रांसफर हो रहा है। तो भैया अपने दिमाग में चमका कि मटेरियल का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे बात हमारी समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? मटेरियल का रोल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भैया उसका जो अपना मॉलिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक है वो किस हिसाब से इस हीट ट्रांसफर से इंटरैक्ट कर रहा है। अरे बात समझ आ रही है? तो जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाए तो इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की जगह हमने लिखा KA TH माइनस TL डिवाइडेड बाई L। अरे क्लियर है। इसी रेट ऑफ हीट ट्रांसफर को डिनोट किया जाता है H से, और ये जो यूनिट होती है इसकी होती है जूल पर सेकेंड और वॉट। अरे क्लियर है? हीट ट्रांसफर पर सेकेंड दैट इज जूल पर सेकेंड और वॉट, दोनों चीजें लिखी जाती हैं। तो इसमें एक नई बात आ गई अपने पास की। तो K क्या है मास्टर साहब? K है अपने पास कोफिशिएंट ऑफ, K क्या है अपने पास? ये है भैया अपने पास कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। क्या कहलाता भैया? K कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। और सर अगर ये कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K है तो बताइए ना मास्टर साहब इसका SI यूनिट क्या होगा? तो SI यूनिट कैसे निकालेंगे सर? dQ बाई dt की अपने पास कितना है सर? वॉट है। अरे क्लियर है? ये अपने पास वॉट है, एरिया का मीटर स्क्वायर है, इसका मीटर है, तो इससे ये कट जाएगा तो मीटर बचेगा, तो इसको अपन लिखेंगे क्या? वॉट पर मीटर पर केल्विन। अरे क्लियर है? वॉट पर मीटर पर केल्विन। यहां -1 झुट्ठा लगा दिए हैं, देखिएगा, वॉट पर मीटर पर केल्विन, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जाता है वॉट पर मीटर
पर डिग्री सेल्सियस, या इसको ऐसे भी लिखा जाता है जूल पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड। अरे क्लैरिटी, अरे क्लैरिटी है क्या? यहां तक बात बहुत अच्छे से समझ आ रही है? हाँ मास्टर साहब, अभी तक की तो सारी कहानी में कोई कष्ट नहीं है, कोई दुविधा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई समस्या नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, कोई दुविधा नहीं है, तो अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए, बताइए कि इसका डायमेंशन क्या होगा। पूछा जाता है, ऐसे छोटे छोटे सवाल बन जाते हैं। तो अगर आपको डायमेंशन ऑफ के निकालना होगा तो के का डायमेंशन कैसे कैलकुलेट करिएगा बच्चा? तो के का डायमेंशन निकालने के लिए हम क्या लिखें? यूनिट ऑफ के लिख लेते हैं, उसी से डायमेंशन लिख देते हैं। तो यूनिट ऑफ के है अपने पास बच्चा जूल पर सेकेंड पर मीटर पर केल्विन या पर डिग्री सेल्सियस। देखिएगा यही से बनाए हैं। ये डी क्यू बाई डी टी आपके पास वॉट हो गया, और ये अपने पास कितना हो गया? इसका मीटर स्क्वायर, इसका मीटर, यहां मीटर हो गया तो वॉट पर मीटर, और टीएच माइनस टीएल डिग्री सेल्सियस में भी लिख सकते हैं, केल्विन में भी लिख सकते हैं, आपकी इच्छा है। ठीक है, तो ये अपने पास हो गया कितना? जूल पर सेकेंड पर मीटर पर केल्विन, या इसको ऐसे भी कई बार किताबों में लिखा होता है। अरे भैया फैसिनेटिंग लगता है, जूल पर मीटर पर सेकेंड पर केल्विन। अरे क्लैरिटी है। अब जब इसका डायमेंशन लिखना होगा, डायमेंशन ऑफ के लिखना होगा, तो हम जूल का डायमेंशन क्या जानते हैं सर? ml2 t-2। एस का डायमेंशन कितना जानते हैं सर? t-1 हो जाएगा यहाँ पे। एल का डायमेंशन -1 हो जाएगा, और टेम्परेचर दैट इज के, इसका डायमेंशन -1 हो जाएगा। और अगर ऐसा हो जाएगा तो ये अपने को क्या मिलेगा बच्चा? ये अपने को मिलेगा ml1। ठीक है, ओके भाई साहब, ये ml1 हो गया। t-1 -1 -2 t-3 हो गया। ओके भाई साहब। अच्छा दूसरी बात क्या बचा अपने पास? केल्विन, इसका -1 हो गया। ये अपने पास हो गया डायमेंशन ऑफ के। अरे क्लैरिटी है, अरे क्लैरिटी है भैया, बोलो बोलो, क्या बात समझ आ रही है? अच्छा सर, बढ़िया सर। एक बार और एक्सप्रेशन लिख दीजिए। तो हम लिख देते हैं फिर से, H इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी, H equals to dq by dt, that is known as Ka delta t divided by L। अच्छा ठीक है, इस H को कहा जाता है बेटा जी हीट करंट। क्या कहा जाता है? इस H को कहा जाता है हीट करंट। याद रखिएगा, नाम होता है इसका हीट करंट। और जब हीट करंट के SI यूनिट की बात करते हैं तो ये भाई हीट करंट का SI यूनिट तो अपने पास वॉट हो जाएगा। और जब हम इसकी फिजिकल क्वांटिटी के होने की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये जो क्वांटिटी है ना बेटा जी, ये जो अपने पास क्वांटिटी है, ये कैसी क्वांटिटी है सर? है तो स्केलर, लेकिन और प्रायोरिटाइज करिएगा तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? टेंसर, क्योंकि इसमें डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस है। अरे बात समझ रहे हैं? अरे बात समझ रहे हैं? इसमें डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस है। अरे क्लैरिटी है? चलिए सर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या बात है सर, क्या बात है सर, बहुत अच्छा। बात तो अभी तक आपने जो कही वो सब हमको समझ आ रही है। तो देखिए, इसी पर हम आपको थोड़ा और पीएचडी कराते हैं, थोड़ी और कहानी समझाते हैं। मान लीजिए हम आपसे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भैया, कि ये आपके पास टीएच है, ये आपके पास टीएल है, और इसके बीच में हम एक रॉड लगाए हैं। देखो, इसके बीच में हम एक रॉड लगाए हैं। इस रॉड का थर्मल कंडक्टिविटी है के। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी कितना भैया? के। अब हम कह रहे हैं कि भाई अगर स्टेडी स्टेट है तो यहां से पर सेकंड जितनी हीट जा रही है, मतलब dq बाई dt यहां से जितना जा रहा है, यहां उतना ही dq बाई dt रिसीव हो रहा है। इसका क्या मतलब है मास्टर साहब कि अगर हम x पे जाकर कहीं छोटा सा एक इंटरमीडिएट बना लें जिसका टेम्परेचर हम कहते हैं T, तो पहली बात तो ये क्लियर है कि ये जो मेरा T होगा ये TH से छोटा होगा और TL से बड़ा होगा। और यहां से भी जो हीट ट्रांसफर होगा dq बाई dt, ये भी जो होगा ये भी फिक्स होगा। जितना यहां से निकल रहा है अगर उतना ही यहां पहुंच रहा है तो उसके हर सेक्शन से dq बाई dt का जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है वो फिक्स रहेगा। अगर रेट ऑफ हीट ट्रांसफर फिक्स रहेगा तो हम कह रहे हैं कि x पे जाकर एक छोटा सा सेगमेंट मानो ना dx, तो यहां पर भैया अपना टेम्परेचर लिख रहे हो T, तो यहां पे टेम्परेचर कितना हो जाएगा? T माइनस dt थोड़ा कम हो जाएगा। T माइनस dt थोड़ा कम हो जाएगा। तो सवाल पूछा गया कि इस छोटे से सेगमेंट में जो हीट ट्रांसफर हो रहा है dq बाई dt, अगर आप इसको लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो सर? के टेम्परेचर डिफरेंस कितना है सर? dt डिवाइडेड बाई कितनी लेंथ पर हो रहा है सर? dx। और क्लैरिटी है क्या? और क्या यहां पर माइनस साइन लगा देंगे? क्या यहां पर माइनस साइन लगा देंगे? बिल्कुल माइनस साइन लगा देंगे। अच्छा ठीक है भैया, तो अब हमसे सवाल पूछा गया कि अगर हमारा भैया स्टेडी स्टेट की बात कर रहे हो, एट स्टेडी स्टेट की बात कर रहे हो, एट स्टेडी स्टेट की बात कर रहे हो, तो आपका जो dq बाई dt है ये h है, और ये कैसा है भैया? ये कांस्टेंट है।
और अगर ये कांस्टेंट है तो हम कह सकते हैं कि dt बाई dx जो होगा हमारा, dt बाई dx जो होगा हमारा वो किसके बराबर होगा सर? dt बाई dx हमारा बराबर होगा माइनस ऑफ h बाई के। ओ भाई साहब, मतलब अगर अपने को ग्राफ ड्रॉ करना हो किसका, अगर अपने को ग्राफ ड्रॉ करना हो टेम्परेचर वर्सेस टाइम का, टेम्परेचर वर्सेस टाइम का, तो हम ध्यान से देखें कि हमारा h कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, और dt बाई dx को अपन बोलेंगे स्लोप। अरे क्लैरिटी है, अरे क्लैरिटी है भैया। dt बाई dx को अपन बोलेंगे, dt बाई dx को अपन बोलेंगे स्लोप। अच्छा बहुत बढ़िया। इस स्लोप की वैल्यू कैसी होगी? माइनस ऑफ h बाई के, मतलब मेरा स्लोप जो है वो नेगेटिव होगा। इसका क्या मतलब है सर? जब मेरा समय शून्य था, मेरी बॉडी का टेम्परेचर कितना था? TH था। अरे क्लैरिटी है, अरे क्लैरिटी है भाई। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, dt बाई dt नहीं है, dt बाई dx है, हमसे गलती हो गया है, माफ कर दीजिएगा भैया। ये टेम्परेचर वर्सेस x का ग्राफ है, dt बाई dx इक्वल्स टू माइनस ऑफ h बाई के। जब हमारा x 0 है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है TH, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं बॉडी का टेम्परेचर घटता जा रहा है। लेकिन ये बिहेवियर कैसा होगा सर? यहां से हमको जो ग्राफ मिलेगा ना वो स्ट्रेट लाइन मिलेगा। कैसे स्ट्रेट लाइन मिलेगा बच्चा? स्ट्रेट लाइन मिलेगा क्योंकि इसका जो स्लोपोवा है ना, ये स्लोपोवा कांस्टेंट है, बदल नहीं रहा है। बूझ रहे हैं कि नहीं हमारी बात? बोलिएगा भैया, बोलिएगा बच्चा लोग, जल्दी बताइएगा। क्या ये बात समझ रहे हैं? अगर स्लोप कांस्टेंट होगा तो कैसा ट्रैजेक्टरी बनेगा? तो ट्रैजेक्टरी बच्चा स्ट्रेट लाइन बनेगा। ओहो हो, ट्रैजेक्टरी स्ट्रेट लाइन बनेगा। ओ भाई साहब, मतलब कहां से कहां तक आएगा सर? अपर टेम्परेचर TH होगा और लोअर टेम्परेचर आपके पास TL होगा। अरे क्लैरिटी है। और ये आपके पास थीटा जो होगा ये स्लोप होगा, और इसी tan थीटा की अगर आप बात करेंगे तो ये बराबर होगा h बाई के। अरे किसके बराबर होगा? माइनस ऑफ h बाई के नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने स्लोप को अपने नेगेटिव लिख रखा है, ये हमको अपने ग्राफ से दिख रहा है। अरे ठीक है, बूझ रहे हैं बात समझ रहे हैं? चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड सर, वेरी गुड। इस dt बाई dx को कहा जाता है बच्चा, इस dt बाई dx को कहा जाता है टेम्परेचर ग्रेडियंट। क्या कहा जाता है भाई? dt बाई dx को अपन बोलते हैं, dt बाई dx को अपन बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। चलिए भैया, अब हम इसी छोटे से फॉर्मूले से आपके सामने एक सवाल प्रेजेंट कर देते हैं, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? slope of a rod having area of cross section as 10 centimeter square, ठीक है, and coefficient of thermal conductivity that is 2 into 10 to the power minus 2 joule per second per Kelvin, ठीक है, पर मीटर। ये अपन लिख दिए जूल पर सेकेंड पर केल्विन पर मीटर, ये अपने पास लिख दिए गए। ठीक है। इस अपने पास कह रहा है ये कितना है सर? ये 45 डिग्री है। फाइंड द वैल्यू ऑफ हीट करंट while it is transferring, ध्यान से सुनिएगा, while it is transferring heat, अरे बात समझ आ रही है, at steady state। अब ये आपके सामने सवाल बन के आ जाएगा ना बेटा, और अगर आपने इस फॉर्मूले की अच्छी ऑब्जर्वेशन नहीं कर रखी है, अगर आपको इस फॉर्मूले की बढ़िया समझ नहीं है तो भैया लटक जाइएगा, ये बात हमारी मान लीजिएगा। बात समझ रहे हैं? तो हमको ये क्लियर हो गया कि जब अपन इसका सॉल्यूशन करने चलेंगे तो हमको क्लियर है कि ये जो हमारा स्लोप है जिसको कहा जा रहा है tan 45 डिग्री, ये किसके बराबर है सर? ये बराबर है dt बाई dx के, जो बराबर है किसके? हीट करंट के। देख रहे हैं, हीट करंट डिवाइडेड बाई k इंटू ए।
tan 45 की वैल्यू 1 हो गई, ये h हो गया, ये अपने पास k की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 इंटू 10 टू द पावर -2 दे रखी है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपने पास कितना दे रखा है सर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 10 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, तो ये अपने पास 10 इंटू 10 टू द पावर -4 हो जाएगा। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर 10 दूना 20, और यहां पर अपने पास हो जाएगा 20 इंटू 10 टू द पावर -6 जूल पर सेकेंड। लो भैया हो गया, अपने पास सवाल हो गया। ये सवाल आसान नहीं है, हम लगा दिए यहां पर, आप देख लिए यहां पर, क्यों? क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक फॉर्मूला मैंने प्रेजेंट कर दिया, जिसकी एनालिसिस भी मैंने आपसे करवा दी, तो आपने इस सवाल को आसानी से सॉल्व कर दिया। अदरवाइज ये क्वेश्चन इतना भी आसान नहीं है। अरे क्लैरिटी है। अच्छा सर, अगर इस लाइन का इक्वेशन हमको लिखना हो, जीरो से लेकर एल तक के बीच में, तो भैया अपन क्या लिखेंगे? तो इसी को इंटीग्रेट करके लिख देते हैं। हम कहते हैं कि इससे भैया स्लोप कांस्टेंट है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए और इसका इक्वेशन लिख लीजिए। सर क्या होता है इक्वेशन? y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1, m को अपन बोलते हैं स्लोप। या फिर अगर आप यहां से देखिए तो ये तो आपके पास कांस्टेंट है, dt की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? ये हो जाएगी th माइनस tl। अरे क्लैरिटी है, dt की वैल्यू th माइनस tl, dx की वैल्यू l, तो ये अपने पास कितना हो जाएगा h बाई के, आपके पास कांस्टेंट है, h बाई के को यहां रहने दीजिए, यहां l से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपके पास काम बन गया। ठीक है, अरे बात समझ रहे हो भैया? ये आपके पास कहानी हो गई किसकी? THTL की। अगर हमको किसी भी टेम्परेचर T की बात करनी है, अगर हमको किसी टेम्परेचर T पे ये इक्वेशन लिखनी हो, तो हम क्या करते हैं सर? हम ये जो अपनी गिवन इक्वेशन है ना, इसी को इंटीग्रेट कर देते हैं। क्या है सर अपने पास इक्वेशन? सर अपने पास इक्वेशन है dt बाई dx इक्वल्स टू h बाई के। ठीक है, माइनस साइन, तो dt इक्वल्स टू माइनस ऑफ h बाई के इंटू dx। अच्छा, किसी भी इंस्टेंट पे लिखना है, तो इसको आप क्या करेंगे सर? th से लेके t तक। अरे th से लेके t तक, बहुत बढ़िया। और इसको कहां से सर? 0 से लेके x तक। अरे भैया x अपने पास अननोन आ रहा है, इसी x पर तो अपने को टेम्परेचर लिखना है। टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ x ही तो चाहिए। इसको अपन कर दें टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ x, तो ये कितना हो जाएगा सर? ये बराबर हो जाएगा tx। देखिएगा, यह आपके पास बराबर हो जाएगा tx माइनस th इक्वल्स टू किसके बराबर? माइनस ऑफ h बाई के इंटू dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और 0 से लेके x तक इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो tx क्या हो जाएगा सर? ये बराबर हो जाएगा माइनस ऑफ h बाई के इंटू x प्लस th। अरे क्लैरिटी है भैया? बोलो जल्दी बताओ, क्या यहां तक बात समझ आ रही है? अगर आप अब ध्यान से देखो, अगर आप x की जगह शून्य रख दोगे तो ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा सर? ये पूरा फंक्शन शून्य हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा सर? tx इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा? th। अच्छा सर, बहुत बढ़िया सर। अब ध्यान से देखो, अगर मैं x की जगह l लिख दूं, तो क्या मुझे tx एज l मिला? नहीं मिला भैया। tx एज tl मिला? नहीं मिला भैया। तो मतलब अपने को इसकी भी कहानी थोड़ी बनानी पड़ेगी भैया। हम जानते हैं कि स्लोपवा जो है ना, जो किसके बराबर है? जो h बाई के बराबर है। इसकी एक और वैल्यू हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी सर? वो हो जाएगी th माइनस tl। देखिएगा, th माइनस tl डिवाइडेड बाई अपने पास क्या हो जाएगा सर? डिवाइडेड बाई l हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू जब अपन यहां रखेंगे तो ये हमको क्या मिलेगा? माइनस टाइम्स th माइनस tl डिवाइडेड बाई l इंटू x प्लस th। अब देखिए जरा तो, अब देखिए जरा तो भैया, जब हमको पता चल गया कि स्लोप इसका कांस्टेंट है, तो अपन कैसे भी खेल सकते हैं। हमको ज्ञान चाहिए, बात समझ रहे हैं? हम यही ज्ञान आपको यही दे सकते थे, लेकिन जानबूझ के यहां तक खींच के ले आए हैं ताकि आपको फील आना चाहिए कंटेंट का, दैट इज टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। कैसे कैसे हम कैलकुलेशन को ब्रेक कर रहे हैं, इस कैलकुलेशन के ब्रेकिंग का फील अगर आपको आ गया, तो आप इस पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चन में कभी भी किसी भी स्थिति, परिस्थिति, अवस्था में अटकने वाले नहीं। ठीक है, चलो भैया, अब देखो, अब यहां पर अगर x की जगह शून्य रखोगे तो ये पूरा शून्य हो गया, tx इक्वल्स टू तुमको मिल गया th। अब x की जगह l लिख दोगे, ये कट जाएगा।
ये माइनस TH प्लस TH कट जाएगा, माइनस माइनस मिलके प्लस TL हो जाएगा और फिर आपको TX इक्वल्स टू TL मिल जाएगा। क्या क्लैरिटी है? क्या क्लैरिटी है भैया? मतलब ये जो गिवन इक्वेशन है ये इस स्ट्रेट लाइन को कंप्लीटली जस्टिफाई कर रही है। ये है आपके पास टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ x। अरे ठीक है, हम इसको थोड़ा गलत लिख दिए हैं, बुझ रहे हैं बतिया आपको। ये लिखा जाएगा x, t। अरे पहले x लिखा जाएगा, बाद में y लिखा जाएगा ना भैया। तो ये अपने पास हो गया x, t। अगर आपके दिमाग में ये ग्राफ अच्छे से सेट हो गया है, आपने इसकी ठीक ठाक प्रैक्टिस कर ली है, तो आपसे छोटा मोटा सवाल अगर पूछा जाएगा तो आप बहुत आराम से इसका आंसर करके आगे बढ़ जाएंगे। जैसे देखिए, इस पर जो छोटा मोटा सवाल बन सकता है वो क्या बन सकता है बच्चा, हम आपको बताते हैं। हम आपको बताते हैं कि सर इस पर छोटा मोटा सवाल कैसा बन सकता है। तो सर इसके ऊपर छोटा मोटा सवाल बन जाएगा, कह देगा कि ये एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर है 400 डिग्री सेल्सियस। लो भैया, लो भैया, ये आपके पास एक रॉड लगा हुआ है जिसका थर्मल कंडक्टिविटी है K, और यहां पर एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर है आपके पास, मान लीजिए भैया, कितना मान सकते हैं, मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस। लो भाई, तो 400 से लेकर 100 की तरफ हीट ट्रांसफर होगा एट स्टेडी स्टेट, एट स्टेडी स्टेट। अब हम आपसे कह रहे हैं कि बताइए यहां से x पर जाकर, देखिएगा x पर जाकर, या मैं कह दूं कि इस रॉड की जो टोटल लेंथ है ये आपके पास 2 मीटर है, या इस रॉड की टोटल लेंथ आपके पास 3 मीटर है, तो बताइए x इक्वल्स टू 2 मीटर पे टेम्परेचर क्या होगा। इस x इक्वल्स टू 2 मीटर पे टेम्परेचर क्या होगा। तो कुछ खच्चर लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ये फॉर्मूला रट लेते हैं। अरे भैया, अपने को ये फॉर्मूला रटना नहीं है, इसकी फील चाहिए, इसका फील अपने जहन में बसना चाहिए। और अगर इसका फील अपने जहन में बसेगा ना बेटा, अगर इसका फील अपने जहन में बसेगा तो हम इसका आंसर बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही जुड़ा स्टेडी स्टेट वैसे ही हमारे दिमाग में आया स्लोप, और जैसे ही हमारे दिमाग में आया स्लोप और तुरंत हमको ख्याल आया dt/dx। किसका ख्याल आया भैया, किसका ख्याल आया भैया, ये आया dt/dx। अच्छा, बहुत बढ़िया। dt/dx जो होगा बच्चा, ये आपके पास होगा कांस्टेंट। और जैसे ही ऐसा ख्याल हमारे मन में जागृत हुआ, तुरंत हमने कहा कि 400 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 3 ये किसके बराबर हो जाएगा। सर ये बराबर हो जाएगा 400 माइनस t डिवाइडेड बाई 2। बस खत्म, यहां से आगे अपने पास t टेम्परेचर लीजिए, निकाल लीजिए। 400 में से 100 जाएगा 300, 300 दुना आपके पास हो जाएगा बेटा जी, 300 दुना आपके पास हो जाएगा यहाँ 600, यहाँ हो जाएगा आपके पास 1200, यहाँ हो जाएगा आपके पास माइनस 3t, मतलब 3t की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 600, मतलब t आपके पास हो जाएगा कितना सर, 200 डिग्री सेल्सियस। अरे बूझ रहे हैं बात। अगर आपको कॉन्सेप्ट का फील आ गया तो आप कुछ भी आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्चुअल फील होना बहुत जरूरी है। अब कितने लोग ये फॉर्मूला रट के जाते हैं, सो tx इक्वल्स टू माइनस टीएच माइनस टीएल डिवाइडेड बाई एल इंटू एक्स प्लस टीएच। अरे क्यों रे खच्चरों, क्यों रटना इसको, फिजिक्स है, रटने की चीज थोड़ी है, ये जहन में बसाने की चीज है। बात समझ रहे हो, कॉन्सेप्ट को फील करो, दिमाग में उतारो, और अगर कॉन्सेप्ट उतर गया मन के अंदर अपनी स्थिति अवस्था के साथ, तो भैया वो जीवन के अंत तक उतरने वाला नहीं है। ऐसा प्यार करने वाला सब्जेक्ट है फिजिक्स। बात समझ रहे हैं, चलें आगे बढ़े। ओके सर, ओके 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 सर, ओके, बहुत बढ़िया सर, क्या क्या बात है, एकदम आप अपने कॉन्सेप्ट का पूरा फील दिला दिए। अब चलिए एक सस्ता सवाल मान लीजिए हम आपके सामने ऑफर कर दें। देखिए ये क्वेश्चन मान लीजिए हम आपके सामने ऑफर कर दें, हम कहें कि ये एक वाटर बॉडी है, इसका टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस है, यहां पर हमने एक रॉड लगा दी है और इधर का टेम्परेचर आपके पास 100 डिग्री सेल्सियस है। चलिए हम आपको यहां पे कह दे रहे हैं ना, आइस है भाई साहब, खूब भरा हुआ खचाखच आइस, एकदम भरपूर मात्रा में आइस है। ये जो मटेरियल है इसका थर्मल कंडक्टिविटी आपको दे रखा है, इसका थर्मल कंडक्टिविटी आपको दे रखा है बेटा जी, कितना दे रखा है, मान लीजिए हमने कहा इसका थर्मल कंडक्टिविटी दे रखा है 2 × 10⁻⁻², या +2 कर देते हैं, 2 × 10⁻+2 कर देते हैं। ये अपने पास वाट पर डिग्री सेल्सियस, वाट पर डिग्री सेल्सियस पर मीटर ये आपको दे रखा है। इसका टोटल लेंथ हम कह दे रहे हैं कि भैया इसका टोटल लेंथ है 2 मीटर, ठीक है। और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपसे कह दिया गया कि ये है आपके पास 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आपसे कहा गया आफ्टर t इक्वल्स टू 1 आवर, 1 घंटे बाद, आफ्टर t इक्वल्स टू 1 आवर, फाइंड द अमाउंट ऑफ आइस मेल्ट, फाइंड अमाउंट ऑफ आइस मेल्ट। आपसे पूछा गया कि बताइए कितना आइस जो है वो मेल्ट हो जाएगा। तो जब बात आती है सॉल्यूशन की,
जब बात आती है सॉल्यूशन की तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 1 घंटे में इसमें कितना हीट ट्रांसफर हुआ। अरे बात समझ आ रही? तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर निकालो जिसको हीट करंट बोला जाता है, दैट इज इक्वल टू dq बाई dt। ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है मास्टर साहब Ka इंटू TH माइनस TL डिवाइडेड बाई L। और कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी की बात करें तो ये गिवन है 2 इंटू 10 टू द पावर -2। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको गिवन है 100 इंटू 10 टू द पावर -4। लेंथ अच्छा +2 है, ये अपने पास +2 है। लेंथ अपने पास कितना गिवन है सर? मास्टर साहब लेंथ गिवन है 2 और TH माइनस TL मतलब 400 में से शून्य जाएगा तो ये अपने पास क्या बचेगा सर? 400। 2 0 इसका 2 0 इसका, ये इससे कट गया। ओहो, तो H कितना आ गया? इस 2 से ये 2 कट गया तो सर H आ गया, कुछ ज्यादा ही H आ गया। K की वैल्यू हम लोगों ने कुछ ज्यादा ही बड़ी ले ली है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अपना काम है सॉल्यूशन निकालना। तो ये अपने पास हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर 4 जूल पर सेकेंड। ओ भाई साहब, 4 इंटू 10 टू द पावर 4 जूल पर सेकेंड, इतनी हीट हम इसको दे रहे हैं, इतनी हीट हम इसको दे रहे हैं। अरे क्लैरिटी है, अगर इतनी हीट हम इनको पर सेकंड दे रहे हैं, कितनी देर तक दे रहे हैं सर? 1 घंटे तक दे रहे हैं। हीट सप्लाइड इन 1 आवर। अब देखो क्या है सवाल में, क्या है सवाल में? हीट सप्लाइड इन 1 आवर। 1 घंटे के अंदर कितना हीट सप्लाई होगा? तो 1 घंटे के अंदर हीट सप्लाई निकालना होगा तो पर सेकंड कितना हीट जा रहा है? पर सेकंड जा रहा है 4 इंटू 10 टू द पावर 4 जूल पर सेकंड। 4 इंटू 10 टू द पावर 4 जूल पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई कितना समय भैया? 3600 सेकेंड। अरे क्लैरिटी है, तो ये अपने पास 10 टू द पावर 6 हो गया। 4 छक्के 24। अरे क्लियर है, 4 दूना 8, 4 3 12, 13 14। तो ये अपने पास हो गया 134 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल हीट दी। अब इतनी हीट से कितना बर्फ पिघल जाएगा? इतनी हीट हमने सप्लाई करी तो 134 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल हीट सप्लाई करी। ये अपने पास बराबर हो जाएगा m इंटू एल के। अरे क्लैरिटी है, अरे क्लैरिटी है भैया। L जो होता है, ये L की वैल्यू अगर कैलोरी में बात करें तो ये आपको गिवन होता है 80 कैलोरी पर ग्राम। मतलब कितना जूल? तो 80। 1 कैलोरी में कितना जूल भैया? 1 कैलोरी में कितना जूल भैया? 1 कैलोरी में होता है 4.18 जूल। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर दिए 4.2 जूल। पर ग्राम की बात कर रहे हैं, पर इसको अगर जूल पर केजी में कन्वर्ट करना हो, जूल पर केजी में कन्वर्ट करना हो तो यहां पर 10 टू द पावर 3 से और मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। ठीक है, चलो भाई, तो अपने पास कितना हो जाएगा? 134 इंटू 10 टू द पावर 6 इक्वल्स टू m इंटू एल। कितना हो जाएगा? तो L की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 8 गुणे 42 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 3। अरे क्लैरिटी है, 10 टू द पावर 3 इधर आ जाएगा तो m की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 134 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 42 इंटू 10 टू द पावर 3 kg। इतना मास आइस का मेल्ट हो जाएगा कितनी देर के अंदर? सर इतना मास मेल्ट हो जाएगा 1 घंटे के अंदर। बहुत अच्छा कंडक्टिंग मटेरियल हमने ले लिया। अब भाई साहब यह आइस जो है वो पानी की तरह बहना शुरू हो गया। क्या क्लैरिटी है? क्या कॉन्सेप्ट का आपको अच्छा फील आया? बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण सवाल। लॉजिक के नाम पर इसमें कैलोरीमेट्री का एक कॉन्सेप्ट आ गया कि कितना पानी पिघल जाएगा। इस तरह के बहुत सामान्य लेवल के क्वेश्चंस हैं जो आपके जेईई मेंस जैसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एडवांस में मत उम्मीद करिएगा, एडवांस लाइक भी सवाल अभी हम आपको समय के साथ जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे वैसे हम कराते चले जाएंगे। ठीक है, चले भैया लेक्चर को आगे बढ़ाया जाए। यहां तक कहानी क्रिस्टल क्लियर हो रही है? यस मास्टर साहब, सब कुछ एकदम अच्छे से समझ आ रहा है, एकदम डिटेल में समझ आ रहा है, बढ़िया है। अगर आपके पास इतना फील आ रहा है तो देखिए अब इसी हिस्से को हम और आगे लेकर चलते हैं। जब हमारे पास हीट करंट आई ना, दैट इज इक्वल टू dq बाई dt, तो उसको हम अपने इलेक्ट्रिक करंट से कंपेयर करने चले गए। ठीक है, तो वहां से एक नया टर्म निकल के आया जिसको कहा गया बेटा जी थर्मल रेजिस्टेंस। समझिएगा भैया, क्या है ये थर्मल रेजिस्टेंस? अपने पास एक फॉर्मूला है dq बाई dt जो बराबर है हीट करंट के। अरे ठीक है, ये किसके बराबर है सर? ये बराबर है TH माइनस TL डिवाइडेड बाई L के बराबर है। ओ भैया ओ भैया ओ भैया, बहुत बढ़िया। तो हम तुरंत इनके बगल में एक लाइन खींचे हैं, ऐसे ये हमारा लाइन रहा बच्चा। और हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी वाला जो करंट होता है वो किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है V2 माइनस V1, दैट इज डेल्टा V।
ठीक है, लिख दे रहे हैं, लाओ डेल्टा वी लिख दे रहे हैं, क्या V2 माइनस V1 लिख के टाइम पास करें, डिवाइडेड बाई R। अरे क्लैरिटी है। तो जब हम इसको कंपेयर करने गए तो हमारा जो R होता है ना वो रो L बाई A के बराबर होता है। देखो जब हम इसको ओपन किए ना तो हमारा A ऊपर चला गया, डेल्टा V यहां आ गया और यहां पर रो इंटू L आ गया। अच्छा, तो एक और बात हम पढ़े थे कि रो जो होता है ना वो 1/c के बराबर होता है, C या 1/k, जिसको कंडक्टिविटी कहा जाता है। अरे बात समझ आ रही है? कई लोग C से डिनोट करते हैं, कई लोग K से डिनोट करते हैं। ले भैया यहां पे अपन K लिख दें अगर, तो ये K को हम थर्मल कंडक्टिविटी नहीं कह रहे हैं, ये है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। आपको थोड़ा अच्छा फील आएगा, आपको थोड़ा अच्छा फील आएगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है भैया। तो जब रो की जगह 1/k लिखेंगे तो ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसा नजर आएगा कि ए डेल्टा वी बाई एल, मतलब डेल्टा वी और करंट, यहां जो इलेक्ट्रिक करंट है वो किससे रिप्लेस हो गई? हीट करंट। यहां जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किससे रिप्लेस हो गया? वो रिप्लेस हो गया टेम्परेचर डिफरेंस से। ए अपना छूट गया था और ए के यहां पे क्या, के ए डिवाइडेड बाई एल। ओहो, तो हमने कहा कि अगर इस वाले टर्म को हम देख रहे हैं तो इस वाले टर्म से हम आर की वैल्यू कितना निकाल रहे हैं? आर की वैल्यू निकाल रहे हैं एल बाई के ए, जो फर्दर लिखा जाता है रो एल बाई ए। ये के इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है और रो जो है वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है। वैसे ही यहां पर एक कहानी निकल कर आई बेटा जी थर्मल रेजिस्टेंस की, और कहा गया कि अगर इसी एच को अपन लिख दें, कैसे लिख दें? TH माइनस TL डिवाइडेड बाई L बाई के ए। तो हमको एक ज्ञान मिलेगा कि हम L बाई के ए को कह सकते हैं ये हमारे पास है RT, दैट इज थर्मल रेजिस्टेंस। मतलब हीट करंट जो होगा वो बराबर होगा TH माइनस TL डिवाइडेड बाई RT के। जो वहां पर करंट ट्रांसफर के लिए, करंट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस रोल में आ रहा था, यहां हीट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए आपका टेम्परेचर डिफरेंस रोल में आएगा। हमारी बात बूझ रहे हैं कि नहीं? अगर ऐसे बात बूझेगा, ऐसे कॉन्सेप्ट को सीखेगा, समझिएगा, तब जाके मजा आएगा, तब जाके आपके दिमाग में, आपके जहन में फिजिक्स उतरेगी। और जब जहन में फिजिक्स उतरने लग गई ना तो भाई इससे ज्यादा मोहब्बत करने वाला कोई सब्जेक्ट नहीं है। हम बता रहे हैं, प्यार हो जाएगा आपको इस सब्जेक्ट के साथ अगर ये सब्जेक्ट एज इट इज जैसा है इसका एक्चुअल फॉर्म आपके मन में उतरने लगा तो। ठीक है बच्चा, चलो आओ कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ये अपने पास H हो गया, दैट इज TH माइनस TL डिवाइडेड बाई RT, और RT को हमने कहा सर ये है अपने पास थर्मल रेजिस्टेंस। ठीक है, चलो भाई, तो अगर ये थर्मल रेजिस्टेंस है तो क्या इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस जैसा कुछ आएगा क्या? तो हाँ डेफिनेटली आएगा। जब हमको थर्मल रेजिस्टेंस मिल गया, अच्छा यहां थर्मल रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? यहां इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। यहां ओम मत लिख देना, अरे यहां ओम मत लिख देना, बुद्धि गड़बड़ हो जाएगी। यूनिट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस लो भैया, यूनिट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस की जब आप बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा सर? ये RT इक्वल्स टू क्या है सर? L बाई के ए है। L की यूनिट क्या है सर? L की यूनिट मीटर है। K की यूनिट क्या है सर? K की यूनिट है अपने पास जूल पर सेकेंड पर डिग्री सेल्सियस पर मीटर मल्टीप्लाइड बाई मीटर स्क्वायर। इससे ये कट गया। अरे ठीक है भैया, इस मीटर से ये मीटर कट गया। ओ भाई साहब, नहीं नहीं नहीं, पागले हो क्या? मीटर से मीटर नहीं कटेगा, ये पर मीटर है ना। अच्छा हाँ, इस वाले मीटर से ये मीटर कट जाएगा। ठीक है भैया, तो हमको क्या मिला? हमको थर्मल रेजिस्टेंस का यूनिट मिल गया। क्या मिल गया भैया? सेकेंड पर डिग्री सेल्सियस, सेकेंड डिग्री सेल्सियस पर जूल, सेकेंड डिग्री सेल्सियस पर जूल। ये अपने पास कहानी हो गई, या डिग्री सेल्सियस पर वॉट। अरे क्लैरिटी है, थर्मल रेजिस्टेंस का एक और यूनिट हो जाएगा, थर्मल रेजिस्टेंस का एक और यूनिट हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? यूनिट ऑफ RTH या RT, जो भी लिख लो, यूनिट ऑफ RT। ये क्या हो जाएगा सर? जूल पर सेकेंड को वॉट लिखते हैं तो ये अपने पास हो जाएगा डिग्री सेल्सियस पर वॉट। क्या कहानी क्रिस्टल क्लियर हो रही है बेटा जी? क्या हम जो यहां लिखे हैं ये सब आपको बढ़िया से अच्छे से फील आ रहा है? आपको एक एक चीज समझ आ रही है? और अगर समझ आ रही है तो अब हम थोड़ी अच्छी बातें और करने जा रहे हैं। और अच्छी बातें क्या करने जा रहे हैं सर? अगर मान लीजिए हम कहें कि ये आपके पास एक टेम्परेचर साइड है TH और ये आपके पास एक टेम्परेचर साइड है TL, और हम क्या कर rहे हैं कि हम इसमें एक रॉड लगा दे रहे हैं ऐसे, ठीक है, और एक रॉड लगा दे रहे हैं हम ऐसे। हम कह रहे हैं कि इनका लेंथ जो है वो है L1 है, इनका लेंथ जो है बेटा जी वो L2 है, इनका थर्मल कंडक्टिविटी K1 है, इनका थर्मल कंडक्टिविटी आपके पास K2 है। ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, अपन पूरी PhD करेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को ढंग से समझेंगे।
तो सबसे पहला सवाल यह निकल के आता है कि बताइए इसका इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगा अगर ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपके पास A2 है। तो इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपसे कहा गया आर इक्विवेलेंट कितना होगा। भैया हमको दिख रहा है कि ये दोनों रॉड कैसे जुड़े हुए हैं सर मास्टर साहब, ये दोनों रॉड सीरीज में जुड़े हुए हैं। अच्छा सीरीज में जुड़े हुए हैं और जितनी कहानी अपन पढ़ रहे हैं सब स्टेडी स्टेट की पढ़ रहे हैं, मतलब यहां से अगर dq/dt हीट एंटर कर रही है तो यहां से dq/dt हीट बाहर निकल रही है, मतलब थ्रू आउट रॉड जो हीट ट्रेवल हो रही है वो सेम हो रही है। तो नेट dq/dt जो होगा ये दोनों में बराबर होगा। अरे क्लैरिटी, दोनों में जो dq/dt होगा, दोनों रॉड्स में जो आपका dq/dt होगा बेटा जी, ये dq/dt किसके बराबर होगा सर? ये dq/dt जो है वो कांस्टेंट के बराबर होगा। अरे क्लैरिटी है, अरे क्लैरिटी है भाई। तो हम कह रहे हैं कि ये जो इंटरमीडिएट बन रहा है ना, ये जो इंटरमीडिएट बन रहा है ना, इसका टेम्परेचर मान लीजिए T, इसका टेम्परेचर मान लीजिए T भाई साहब, इसका अपना थर्मल रेजिस्टेंस होगा, इसका भी अपना थर्मल रेजिस्टेंस होगा, और ये दोनों के दोनों कैसे कनेक्टेड होंगे मास्टर साहब? ये दोनों के दोनों जो होंगे भाई साहब वो सीरीज में कनेक्टेड होंगे। और अगर सीरीज में कनेक्टेड है, अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो किसके बराबर होता है? अरे बात समझ आ रही है? वो भाई साहब यहां जो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ V1, यहां जो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ V2 उसके बराबर होता है। अरे क्लैरिटी है? तो जो Vnet होगा, Vnet जिसको अपन क्या लिखेंगे बेटा जी? जिसको अपन लिखेंगे TH माइनस TL। देखिए आपका जो TH माइनस TL होगा ये बराबर होगा TH माइनस T प्लस T माइनस TL के। अरे क्लैरिटी है? अरे क्लैरिटी है? समझिएगा ये दोनों अलग अलग रॉड की प्रॉपर्टी है। तो जब आप TH माइनस TL लिखोगे तो आप बात कर रहे हो एक रॉड का जिसका लेंथ कितना होगा L1 प्लस L2 दैट इज इक्विवेलेंट टू L। हम चाहते हैं कि हम इस रॉड को रिप्लेस कर दें किससे? एक L लेंथ की रॉड से। अरे ठीक है, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो? A हो, और ये जो L है ये बराबर हो जाए किसके? L1 प्लस L2 के। हो भी ना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे क्लैरिटी है? अरे क्लैरिटी है? जो ये दोनों मिलकर काम कर रहे थे वो ये सिंगल रॉड कर दे। अरे ठीक है, तो हम यहां पर आए TH/TL की वैल्यू लिखे। तो TH/TL की जब हम वैल्यू लिखे ना तो ध्यान से देखो अपने पास फॉर्मूला क्या है? अपने पास फॉर्मूला है dq/dt इक्वल्स टू TH माइनस TL डिवाइडेड बाई R। अरे क्लैरिटी है? R दैट इज इक्वल टू थर्मल रेजिस्टेंस, और ये किसके बराबर है? ये L/KA के बराबर है। तो अगर हम इस TH माइनस TL की वैल्यू लिखना चाहें तो हम लिखेंगे L इंटू dq/dt डिवाइडेड बाई कितना? डिवाइडेड बाई K इक्विवेलेंट इंटू A इक्विवेलेंट। आपकी जो डिजायर है ये किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा L1/K1 इंटू A1 इंटू dq/dt। ठीक है, प्लस किसके बराबर हो जाएगा सर? बराबर हो जाएगा L2/K2 इंटू A2 इंटू dq/dt, मतलब dq/dt कट जाएगा तो L/K इक्विवेलेंट इंटू A इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू L1/K1 A1 प्लस L2/K2 A2। ये एक तरीका हुआ कि आप डायरेक्टली हीट के कॉन्सेप्ट को निकालकर इस रिजल्ट तक पहुंचे। अरे क्लियर है? अब ये जो L है ये जरूरी नहीं L1 प्लस L2 के बराबर हो भी सकता है। अब तो आगे की जो कहानी है वो तो अपन कर ही लेंगे। अरे क्लैरिटी है? अरे बात समझ आ रही है? चलें लेक्चर को आगे बढ़ाया जाए। चलिए सर, अब देखिए इसी का एक छोटा वर्जन है जो हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, जो हम थर्मल रेजिस्टेंस को कंपेयर कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस से। ठीक है, मेथड 2 की जब अपन बात करेंगे, जब अपन मेथड 2 की बात करेंगे तो हम कह रहे हैं कि ये आपके पास हायर साइड है, ये वाला जो रॉड लगा इसका थर्मल रेजिस्टेंस है R1 और दूसरा जो रॉड लगा है इसका थर्मल रेजिस्टेंस है अपने पास R2। ठीक है, अच्छा सर अपने को पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में ये अपने पास हायर टेम्परेचर है, ये अपने पास लोअर टेम्परेचर है, मतलब ये V है और ये कितना है? 0 है। अरे बात समझ आ रही है? पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे V है और अगर आप थर्मल डिफरेंस की बात करेंगे तो ये TH माइनस TL है। अरे क्लैरिटी है? तो भाई साहब अगर R इक्विवेलेंट की बात करी जाए तो R इक्विवेलेंट बराबर हो जाता है किसके सर? R1 प्लस R2 के। तो R1 की वैल्यू L1/K1 इंटू A1 प्लस L2 बेटा जी K2 इंटू A2, और R इक्विवेलेंट जो लिखे हैं ये बराबर हो जाएगा L/K इक्विवेलेंट इंटू A इक्विवेलेंट। लीजिए भैया, ये हो गया आपके पास कंप्लीट सीरीज कॉम्बिनेशन जो 1 मिनट के अंदर निकल कर आ गया। हाय देख रहे हो दुनियादारी? क्यों इतना मेहनत करना जब ये डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनालॉजी है जो हम 10वीं क्लास में पढ़े थे, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, वही तो है सब।
अरे वही तो है, सब बातें समझ आ रही है बेटा जी, चले आगे बढ़े। आइए सर, आइए सर, आइए सर, बढ़ते हैं सर, बढ़ते हैं सर, बढ़ते हैं सर। वेरी गुड। चलिए, अगर हमको कहानी थोड़ा और आगे लेके चलना हो, कहानी को थोड़ा और आगे लेके चलना हो, तो इसी का दूसरा टाइप दिखेगा। दूसरा टाइप क्या है? हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास एक हॉटर साइड है TH, और ये हमारे पास एक लोअर साइड, लोअर टेम्परेचर साइड है, दैट इज TL। ठीक है, और इनके बीच में हम 2 रॉड लगा दे रहे हैं। देखिए, एक रॉड हम ये लगा दिए यहां पर, और एक रॉड और लगा दे रहे हैं। देखिएगा बच्चा, एक रॉड और लगा दिए, ये लगा दिए। हम कह रहे हैं कि इस रॉड की थर्मल कंडक्टिविटी है K1, इसकी है K2, और एक क्लैरिटी है, इसकी है लेंथ आपके पास L, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है आपके पास A2, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है आपके पास A1। तो ये रॉड दोनों कैसे जुड़ी हुई हैं? सर ये दोनों जो रॉड हैं ये पैरेलल में जुड़ी हुई हैं, मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दोनों रॉड में वो सेम होगा। देखिए, टेम्परेचर डिफरेंस को ही पोटेंशियल डिफरेंस से रिप्लेस किए थे। टेम्परेचर डिफरेंस बच्चा जी दोनों सेम है। हाँ, क्या हीट करंट भी सेम है? नहीं भाई, यहां पर होगा dQ2/dt और यहां पर होगा आपके पास dQ1/dt। अरे क्लैरिटी है? तो मतलब जो नेट हीट ट्रांसफर होगा dQ/dt वो बराबर होगा किसके? dQ1/dt प्लस dQ2/dt के। अरे क्लैरिटी है? अरे क्लैरिटी है कि जैसे अपने को ये दिखा, तुरंत अपने दिमाग में एक बात चमकी कि ये अपने पास हायर टेम्परेचर साइड है, ये अपने पास लोअर टेम्परेचर साइड है, मतलब इसमें 2 थर्मल रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं। एक रेजिस्टेंस है आपके पास R1, एक रेजिस्टेंस है आपके पास R2। अरे क्लैरिटी है? और हम जानते हैं कि जब पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात होती है तो हमारा 1/R इक्विवेलेंट बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 के। ठीक है, अरे क्लियर है? तो अब जब हम L जो R इक्विवेलेंट चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि इतनी ही बड़ी रॉड रहे, तो हम क्या लिखेंगे सर? हम लिखेंगे K इक्विवेलेंट A इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई K इक्विवेलेंट A इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई L इक्वल्स टू K1 A1 बाई L प्लस K2 A2 बाई K2 A2 बाई L। अरे क्लैरिटी है? अरे क्लैरिटी है? L से L कट जाएगा बच्चा, तो K इक्विवेलेंट इंटू A इक्विवेलेंट तुमको क्या मिलेगा? ये तुमको मिलेगा K1 A1 प्लस K2 A2। अच्छा, एक बात ध्यान दे रहिएगा कि ये जरूरी नहीं कि हमको जो डिजायर्ड लेंथ है वो L ही हो। अरे बात समझ आ रही है? हम कह रहे हैं कि हम इन दोनों बॉडी को पास ले आ दिए। अब बताइए, अगर हमको L/2 लेंथ की रॉड लगानी हो तो भाई उसका जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है वो कितना होना चाहिए? तो यहां L/2 लिख दिया जाएगा K इक्विवेलेंट में। ठीक है, कॉन्सेप्ट का बहुत दमदार तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से अगर आपको फील रहेगा तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, ये समझिएगा, ये आपका L जो है ये L इक्विवेलेंट है। क्या समझेंगे कि ये L जो है वो L इक्विवेलेंट है। जो डिजायर्ड लेंथ आप चाहते हैं कि इन दोनों सिस्टम्स के बीच में रख दी जाए, ये वो L डिजायर्ड लेंथ है। बट 90% केसेस में क्या होगा कि TH और TL के बीच का जब थर्मल रेजिस्टेंस हटाएंगे तो सेम लेंथ की रॉड इसके बीच में फिक्स करेंगे, और अगर सेम लेंथ की रॉड फिक्स करेंगे तो K इक्विवेलेंट इंटू A इक्विवेलेंट जो होगा ये बराबर होगा K1 A1 प्लस K2 A2 के। क्या हमारी बात एकदम डायरेक्ट भेजे में सेट हो रही है? क्या हम अभी तक जो बताए हैं ये सब आपको बहुत प्रॉपर तरीके से फील हुआ है, बहुत प्रॉपर तरीके से समझ आया है? चलें धीरे धीरे लेक्चर को आगे बढ़ाया जाए। हाँ सर, बढ़ाते हैं सर। ओके सर, वेरी गुड। अब देखिए, अब इसी में एक और टाइप जो आप पढ़े होंगे कि अगर आपके पास ये एक हॉटर बॉडी है, ठीक है, ये आपके पास एक कोल्डर बॉडी है TC, फालतू का टाइम पास है, पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी है बेटा जी। क्या है कि अगर हम एक रॉड ऐसे लगा दें, समझिएगा, एक रॉड हम ऐसे लगा दें, ठीक है, एक रॉड हम ऐसे लगा दें, समझिए, फिर एक रॉड हम ऐसे लगा दें, फिर एक रॉड हम ऐसे लगा दें। अरे क्लियर है? कितनी रॉड लगा दी? 1 2 3 4 और 5 रॉड्स अगर अपने लगा दी। ठीक है भाई, अगर हम लोगों ने 5 रॉड्स लगा दी तो क्या हम इसको 5 रेजिस्टेंसेस से रिप्लेस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर। R1, अगर हमको इसका डायमेंशन पता है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी पता है K1, इसका लेंथ है आपके पास L1, एरिया है आपके पास A1, इसका थर्मल कंडक्टिविटी है K2, लेंथ है L2 और एरिया है A2। सेम एज यहां पर ये आपके पास क्या है? L3 K3 A3, ये आपके पास क्या है सर? L4 K4 A4, समझिएगा। और ये आपके पास क्या है बच्चा? L5 K5 A5। अरे क्लैरिटी है?
अरे क्लैरिटी है। तो ये आपके पास थर्मल रेजिस्टेंस हो जाएगा R1, ये आपके पास थर्मल रेजिस्टेंस हो जाएगा R2, ये आपके पास थर्मल रेजिस्टेंस हो जाएगा, सॉरी, ये आपके पास R2, ये आपके पास R3, ये आपके पास R4 और ये आपके पास R5। क्या सबका इंडिविजुअल थर्मल रेजिस्टेंस देख सकते हैं भाई? यहां पर टेंपरेचर है TH, यहां पर टेंपरेचर है TC। दिस इज द इलेक्ट्रिकल एनालॉजी। यहां से पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी एज इट इज कॉपी हो जाएगा। अरे बात समझ रहे हो क्या भाई? बस अपने को ध्यान देना है कि यहां पर जो हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है वो किसके बराबर है बेटा? वो L/KA के बराबर है। और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर हम ये बात जरूर चेक करेंगे कि क्या हमारा R1/R2 जो है वो R3/R4 के बराबर है। और अगर ऐसा है तो ये क्या कहलाएगा सर? ये कहलाएगा बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। और इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं? इस सिचुएशन में जो बीच में रॉड लगी है ना, इनको गायब कर देते हैं, बस खत्म बात। उसके बाद ऊपर का R1/R2, नीचे का R3/R4, ये दोनों सीरीज, फिर दोनों पैरेलल। उसके बाद अपने पास R इक्विवेलेंट आ जाता है। ठीक है, तो अब इसको जो पढ़े हैं आप ये तीनों चीजें, इसमें ये वाला जो पार्ट है इसका नाम रख दिया जाता है बेटा जी, इसका नाम रख दिया जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। देख रहे हो टाइम पास? इसका नाम रख दिया जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। और ये जो दूसरा वाला हिस्सा है बच्चा, इसका नाम रख दिया जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओहो, नाम देख रहे हो भैया? नाम देख रहे हो? पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी। और इस वाले का नाम रख दिया जाता है बच्चा व्हीट स्टोन ब्रिज। अच्छा सर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड सर, वेरी गुड सर, वेरी गुड। क्या बात है, क्या बात है, क्या हमको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर लेवल पे समझ आ रही हैं? हाँ सर, समझ आ रही हैं। तो जब इतनी बातें हमको समझ आ गई तो हमने फिर से अपने फॉर्मूले को रिकॉल किया और याद किया कि हमारा जो ये dQ/dt है, हमारा ये जो dQ/dt है, ये किसके बराबर है? ये बराबर है KA∆T डिवाइडेड बाई L के। अरे बात समझ आ रही है? तो ये जो मेरा dQ/dt है, जिसको अपन हीट करंट H से डिनोट कर रहे हैं, ये किन किन बातों पे डिपेंड करता है? डिपेंडेंसी देखो, जब हम डिपेंडेंसी की बात करेंगे तो डिपेंडेंसी से अपने को ये क्लियर है कि अगर हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा तो हमारा हीट करंट ज्यादा होगा। अगर हमारा लेंथ ज्यादा होगा तो जो हमारा हीट करंट है बेटा जी, जो हमारा हीट करंट है, ध्यान से देखिएगा, जो हमारा हीट करंट है वो क्या होगा सर? हमारा हीट करंट कम हो जाएगा। अरे क्लैरिटी है? थर्मल कंडक्टिविटी अगर हमारी ज्यादा होगी तो हमारा हीट करंट जो होगा वो ज्यादा होगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा सर, इसी से अपन थर्मल रेजिस्टेंस नाम का एक शब्द निकाले थे जो किसके बराबर था? जो L/KA के बराबर था। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? कि जब एरिया ज्यादा होगा तो हमारा थर्मल रेजिस्टेंस कम होगा। अरे क्लियर है? जब हमारा लेंथ ज्यादा होगा तो हमारा थर्मल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। अरे क्लैरिटी है? और जब थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होगी तो जो हमारा रेजिस्टेंस होगा, थर्मल रेजिस्टेंस होगा, वो हमारा थर्मल रेजिस्टेंस कम होगा। अच्छा ठीक है, ये तो बहुत सिंपल, बहुत साधारण बातें हैं जो हमको डायरेक्टली फॉर्मूले से दिख रही हैं। अब इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट बात हम आपसे जोड़ना चाहते हैं। वो क्या जोड़ना चाहते हैं? वो क्या है भैया? वो है कि क्या थर्मल रेजिस्टेंस डायरेक्शन ऑफ हीट करंट पर डिपेंड करता है? अरे देखो भैया, सवाल आ गया आपके पास। क्या थर्मल रेजिस्टेंस डायरेक्शन ऑफ हीट करंट पे डिपेंड करता है? तो क्या कहानी निकल के आती है? भैया अपन प्रैक्टिकल से देखेंगे। कैसे भाई साहब? मान लीजिए हम आपसे कहें कि ये आपके पास एक डिब्बा है ऐसे, ठीक है, एक आपके पास क्यूबिकल डिब्बा है, ठीक है भाई, इसको हमने ऐसे जोड़ दिया। लो भैया, जोड़ दिया। हम कह रहे हैं कि यहां का टेंपरेचर TH है और यहां का टेंपरेचर TL है। अरे क्लैरिटी है? ये लेंथ A है, ये लेंथ B है और ये लेंथ C है। समझिएगा, अगर यहां का टेंपरेचर TH है, यहां का टेंपरेचर TL है, तो जो आपका थर्मल रेजिस्टेंस लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा सर? थर्मल रेजिस्टेंस लिखा जाएगा A/L/K। तो K थर्मल कंडक्टिविटी तो K हो गई, और एरिया कितना हो जाएगा सर? एरिया हो जाएगा अपने पास BC। अरे क्लैरिटी है? अच्छा, अगर इस वाले फेस को मैं TH कर दूं और पीछे वाले फेस को, समझना, सामने वाले फेस को मैंने TH कर दिया और ये जो हमारा पीछे वाला फेस है इसको मैंने TL कर दिया, तो अब जो दूसरी सिचुएशन होगी इसमें हीट करंट कैसे दौड़ेगी सर? तो सर इसमें हीट करंट हमारी दौड़ेगी कुछ इस हिसाब से। देखिएगा, ऐसे हीट जाएगी और इधर से बाहर आएगी, और अगर ऐसे हीट दौड़ेगी,
समझिएगा, इस साइड से हीट एंटर करेगी और उस साइड से अगर हीट बाहर निकलेगी तो अपने को क्या मिलेगा, ऐसे बनाते हैं इसको, थोड़ा सा ये गलत बन गया है, अगर ये ऐसे होता, अब देखो अब ज्यादा अच्छा फील आएगा। अगर यहां से हीट एंटर कर रही है, इस साइड से हीट बाहर निकल रही है, तो ये जो सिचुएशन में आप RTH लिखोगे वो किसके बराबर लिखोगे सर, लेंथ हो जाएगा आपके पास C और ये K और ये A इंटू B, मतलब थर्मल रेजिस्टेंस डायरेक्शन ऑफ हीट करंट पर भी डिपेंड करता है, थर्मल रेजिस्टेंस डायरेक्शन ऑफ हीट करंट पर भी डिपेंड करता है। अरे क्या इस बात की क्लैरिटी है, अरे क्या इस बात की क्लैरिटी है, बहुत बढ़िया भाई साहब। अगर आपको ये बात समझ आ रही है तो अभी आने वाले समय में धीरे धीरे इससे और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बनते चले जाएंगे और सब कुछ हम आपके दिमाग में सेट करते चले जाएंगे बढ़िया से, बस आपका दिमाग खुला होना चाहिए भाई साहब, ठीक है। तैयार है मेहनत करने के लिए, मजा आ रहा है सर, बिल्कुल बहुत बढ़िया। अच्छा मान लीजिए कि अगर हम ये लोअर वाले टेम्परेचर को TH कर दें और अपर वाले टेम्परेचर को TL कर दें और अब हम कह दें कि हीट आपकी ऐसे दौड़ रही है, तो जो तीसरी सिचुएशन है, इस सिचुएशन में आपका जो RTH आएगा, थर्मल रेजिस्टेंस आएगा, वो क्या आएगा सर, B/K इंटू एरिया। एरिया की जगह कितना हो जाएगा सर, एरिया की जगह आपके पास हो जाएगा AC, मतलब थर्मल रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्शन ऑफ हीट करंट के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर ये करता है, ऐसा करता है बच्चा, तो भाई आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूं, क्वेश्चन RTH आपको कैलकुलेट करना है, किसका कैलकुलेट करना है RTH भैया, RTH आपको कैलकुलेट करना है, एक आपके पास ये सिलिंड्रिकल शेप है, समझिएगा, ये आपके पास एक हॉलो सिलेंडर है जिसका इनर रेडियस A है, जिसका आउटर रेडियस B है। ये आपके पास एक हॉलो सिलेंडर है जिसका इनर रेडियस कितना है, जिसका इनर रेडियस A है, जिसका आउटर रेडियस B है, और इसमें हीट ऐसे ट्रेवल कर रही है। इस फेस का टेम्परेचर आपके पास TH है, इस फेस का टेम्परेचर आपके पास TL है। ऑब्वियस सी बात है, आपकी जो हीट दौड़ेगी वो इधर से लेकर इधर की तरफ दौड़ेगी, और अगर इस साइड से इस साइड दौड़ेगी और मुझे जब RTH लिखना होगा तो हम जानते हैं RTH का फॉर्मूला होता है बेटा जी L/Ka, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इसकी दे रखी है K। बस याद रखिएगा कि ये हॉलो है, मतलब आपका जो मास है वो बस केवल इतने ही एरिया में है। अरे क्लियर है, मटेरियल जो है आपका बस केवल इतने ही एरिया में है। अरे क्लैरिटी है, अरे बात समझ आ रही है भाई, चलो बहुत बढ़िया। तो ये RTH हो गया आपके पास L/Ka, और जैसे ही L/Ka लिखा हमको तुरंत क्लैरिटी आ गई कि अगर इस सिलेंडर की लेंथ अपने को L पता है तो हम यहां L लिख देंगे, K लिख देंगे, एरिया की जगह लिख देंगे कितना, πr²। अरे क्लियर है, तो πb² - a²। लो भाई, ये अपने पास RTH आ गया, हमको कोनो कष्ट नहीं हुआ इस RTH को लिखने में। लेकिन धीरज रखिएगा, सवाल को सुनिएगा, समझिएगा, यही सवाल आपका अच्छा और कठिन सवाल बन जाएगा अगर मैं इसी सवाल में क्वेश्चन क्या डाल दूं, इसी सवाल में मैं क्वेश्चन क्या डाल दूं बेटा जी, इसी सवाल में अगर मैं आपके लिए क्वेश्चन डाल दूं, देखो ये क्या है भैया, ये अपने आप इतनी बड़ी लाइन कैसे खिंच गई, चलिए कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, कभी बोर्ड हैंग कर जाता है। अगर इसी में आपसे मैं एक क्वेश्चन डाल दूं कि भैया ठीक है, आपका ये एक रॉड है, ये एक आपके पास हॉलो सिलेंडर है जिसका इनर रेडियस A है और आउटर रेडियस B है, समझिएगा, इनर रेडियस आपके पास A है और आउटर रेडियस आपके पास B है। इसको अच्छे से फील करने की कोशिश करिएगा बेटा जी। ऐसी आपके पास सिचुएशन है, इसका इनर रेडियस A है, इसका इनर रेडियस A है और जो आउटर रेडियस है बेटा जी वो B है, और मैं कह रहा हूं कि इस साइड का टेम्परेचर TH है और बाहर का टेम्परेचर TL है। अगर यहां का टेम्परेचर TH है और ऊपर का टेम्परेचर TL है, तो अब हीट कैसे दौड़ेगी, तो सर अब हीट जो है ना वो इस हिसाब से दौड़ेगी, और अगर हीट इस हिसाब से दौड़ेगी तो अब बताइए, अब थर्मल रेजिस्टेंस आप कैसे लिखिएगा बेटा, बहुत जरूरी है, अभी सवाल बन के आएगा इस पर, अभी हम सवाल भी कराते हैं आपको, समझ रहे हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बन जाते हैं इस पर, जेईई एडवांस लेवल के क्वेश्चन बन जाते हैं, जो बस आपसे ये चेक करवाना चाहता है कि बच्चा आपको इंटीग्रेशन आता है कि नहीं, कभी एलिमेंट मान के कैलकुलेशन किए हो कि नहीं, ये इतना ही बस चेक करने के लिए सवाल दिया जाता है। ठीक है, चलो आओ देखो क्या है सवाल। भाई पहले तो अपना काम है कि अगर अपने को इसका थर्मल रेजिस्टेंस निकालना है तो हम थर्मल रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो अपन सिंपल सी बात, अगर अपने को RTH निकालना है तो पहले तो हम RTH का फॉर्मूला लिखेंगे, दैट इज L/Ka। अरे क्लैरिटी है, अरे क्लैरिटी है, तो ये तो हमको क्लियर है कि जो लेंथ ये चल रहा है वो B - A है, लेंथ जो चल रहा है वो क्या है सर, वो B - A है। लेकिन एक बात आप ध्यान से देखिएगा कि जब वो यहां पर है तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन πa² है जिसको वो पेनिट्रेट कर रहा है, सॉरी 2πRL है, मतलब 2πAL है, इसकी लेंथ अपने पास वही है, L लेंथ है,
अरे क्लियर है, सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 2 पाई ए इंटू एल। और जब बाहर वाले को पेनिट्रेट कर रही है हीट तो उसका सरफेस एरिया कितना हो जा रहा है सर, वो जा रहा है 2 पाई बी इंटू एल। सरफेस एरिया चेंज हो रहा है, जैसे जैसे अपन ऊपर बढ़ रहे हैं सरफेस एरिया चेंज हो रहा है, मतलब जो हमारा थर्मल रेजिस्टेंस होगा बेटा जी, ये थर्मल रेजिस्टेंस भी बदल रहा है। बोलिए हमारी बात आपके भेजे में एकदम ढंग से उतरी है कि नहीं। और अगर मेरा एरिया चेंज होगा, मेरा थर्मल रेजिस्टेंस वेरी कर रहा होगा, यहां से लेकर यहां तक थर्मल रेजिस्टेंस अलग अलग जगह पर अलग अलग होगा, तो भाई हम क्या करेंगे, पहले हम एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करेंगे, उस स्मॉल एलिमेंट का हम थर्मल रेजिस्टेंस निकालेंगे, उसके बाद उसको इंटीग्रेट करेंगे और हमको टोटल थर्मल रेजिस्टेंस मिल जाएगा। क्या बात समझ आ रही है, क्या बात समझ आ रही है भैया, एकदम जस्ट देखिए छू के निकल रहे हैं। तो जब हम इसके थर्मल रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो हम इसका फ्रंट व्यू ड्रॉ करते हैं। देखो इसका फ्रंट व्यू, अगर आप इसका फ्रंट व्यू ड्रॉ करोगे तो आपको फ्रंट व्यू कैसा मिलेगा बच्चा, कि आपको एक ऐसे मिल जाएगा, इसका इनर रेडियस आपके पास ए हो जाएगा और एक आपके पास आउटर रेडियस बी हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, हीट करंट जो है वो ऐसे ही ट्रेवल कर रही है, यहां से यहां आपकी हीट करंट ट्रेवल कर रही है बच्चा, एच ट्रेवल कर रहा है। बस फर्क क्या है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हमारा सरफेस एरिया बदल रहा है, अंदर का टेम्परेचर आपके पास टीएच है, बाहर का टेम्परेचर आपके पास टीएल है। अरे भैया बात समझ आ रही है, अंदर का टेम्परेचर आपके पास टीएच है, बाहर का टेम्परेचर टीएल है। ये सिलेंडर है जो सामने से ऐसा दिख रहा है, अंदर कितनी लेंथ तक है सर, अंदर एल लेंथ तक है। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि भैया एक काम करो, एक्स पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट बनाओ डीएक्स, और अगर आप इसका थर्मल रेजिस्टेंस लिख पाए, एक्स पे जाकर एक छोटा सा एलिमेंट हमने कह दिया कि ये जो छोटा सा रेजिस्टेंस है ये है थर्मल, इस छोटी सी लेंथ की वैल्यू है डीएक्स। और अगर हम इसके थ्रू कैलकुलेट कर पाए कि भैया कितनी हीट गई या इस छोटे से सेगमेंट का कितना थर्मल रेजिस्टेंस है, अगर हम ये निकाल पाए, इस छोटे से हिस्से का कितना थर्मल रेजिस्टेंस अगर हम ये कैलकुलेट कर पाए तो हम पूरे का थर्मल रेजिस्टेंस निकाल पाएंगे। तो भैया छोटा सा एलिमेंट है तो जो रेजिस्टेंस होगा वो भी बहुत छोटा होगा, और वो किसके बराबर होगा सर, डीआरटीएच। लेंथ कितना है सर, लेंथ है अपने पास dx डिवाइडेड बाई थर्मल कंडक्टिविटी के, और एरिया कितना लिखेंगे, एरिया कितना लिखेंगे सर, एरिया लिखेंगे 2 पाई x इंटू एल। अरे क्लियर है, अरे क्लियर है, सरफेस एरिया कितना होगा 2 पाई x इंटू एल, एल लेंथ है ना भैया अंदर तक, तो अपने पास एरिया हो जाएगा 2 पाई x इंटू एल। स्फेयर नहीं है, सिलेंडर है, समझे रहे ना, ये ऐसे अपने पास अंदर की तरफ एल लेंथ का सिलेंडर है, तो डीआरटीएच हो जाएगा dx अपॉन के इंटू 2 पाई x इंटू एल। क्या यहां तक क्लैरिटी आ रही है भाई, क्या यहां तक जो हम बता रहे हैं, बात समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वो सब पल्ले पड़ रहा है, बिल्कुल पल्ले पड़ रहा है मास्टर साहब। अब देखो डीआरटीएच हम ऐसा इस वजह से लिख पाए, ऐसा हम इस वजह से लिख पाए क्योंकि ये जो छोटे छोटे सेगमेंट्स है ना, जिनसे ये हीट ट्रांसफर हो रही है, जितनी हीट यहां से निकल रही है वो सारी की सारी हीट यहां पहुंच रही है, मतलब हर सरफेस से जो हीट ट्रांसफर है पर यूनिट टाइम वो फिक्स है। और अगर हीट ट्रांसफर पर यूनिट टाइम मतलब हीट करंट फिक्स है, तो भाई साहब जो मेरा रेजिस्टेंस होगा इन छोटे छोटे एलिमेंट्स का वो कैसा होगा सर, वो सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा, तो अपन इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर पाएंगे। अगर यही पैरेलल कॉम्बिनेशन बन रहा होता तो आपको क्या निकालना पड़ता, तब आपको 1 अपॉन डीआरटीएच निकालना पड़ता। अरे बात समझ रहे हो, पैरेलल कॉम्बिनेशन का भी सवाल कराऊंगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, बैठे रहो पेशेंस के साथ, एकदम फुल एक्सट्रीम लेवल तक लेकर जाएंगे, एक एक बात ढंग से सीखेंगे, फील करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे भैया। चलो तो डीआरटीएच dx अपॉन के इंटू 2 पाई x इंटू एल, ये बात याद रखिएगा कि ये हम ऐसा इसी वजह से लिख पाए हैं क्योंकि ऑल द एलिमेंट्स आर कौन से कॉम्बिनेशन में है, ऑल द एलिमेंट्स आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, ऑल द एलिमेंट्स आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में सारे थर्मल रेजिस्टेंसेस सिंपल ऐड हो जाते हैं। तो अब अगर अपन इसको इंटीग्रेट कर दें, डीआरटीएच को इंटीग्रेट कर दें, क्या लिख दें, dx अपॉन 2 पाई के इंटू एल इंटू एक्स। इंटीग्रेट कहां से कहां तक, 0 से लेकर आरटीएच तक, कहां से कहां तक, a से लेकर b तक, तो ये आपके पास आरटीएच हो जाएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा जी, ये बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई के इंटू एल। बाहर कर लेंगे, dx अपॉन एक्स नेचुरल लॉग एक्स हो जाएगा, लिमिट a से लेकर b तक रख दिया जाएगा, तो आरटीएच की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1 अपॉन 2 पाई के इंटू एल नेचुरल लॉग बी बाई ए। अरे क्लैरिटी है, अरे क्लैरिटी है बेटा जी, क्या यहां तक बात समझ आ रही है, बोलो 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 भैया, समझ रहे हो। कहानी को आगे बढ़ाया जाए, यस सर, चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं, क्या आगे बढ़ाते हैं सर, देखें
अब आपसे सवाल पूछा जाएगा। अब आपसे इसमें बढ़िया सवाल बनेगा। अब देखो इससे सवाल क्या बनेगा। सवाल सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा क्या भाई, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि भैया ये बताओ, ये बताओ कि ये आपके पास सिलेंडर है, समझिएगा, ये आपके पास सिलेंडर है ऐसे, ठीक है। देखिए बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। ये आपके पास ऐसे सिलिंड्रिकल शेप बन रहा है, देखिएगा भाई, ये सिलिंड्रिकल शेप बन रहा है। इसका इनर रेडियस आपको दे रखा है, इसका इनर रेडियस आपको दे देगा भाई साहब, मान लीजिए इनर रेडियस आपको दे दिया 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और आउटर रेडियस आपको दे दिया बेटा जी 20 सेंटीमीटर। कह दिया कि अंदर से एक गर्म पानी बह रहा है, अंदर यहां से एक गर्म पानी बह रहा है जिसका टेम्परेचर है भाई साहब, देखो यहां से गर्म पानी बह रहा है, ठीक है, ये आपके पास गर्म पानी बह रहा है। ये जो इस पाइप के थ्रू गर्म पानी बह रहा है, इस पानी का टेम्परेचर आपको दे देगा, कह देगा कि ये जो पानी बह रहा है, इस पानी का टेम्परेचर आपके पास है 80 डिग्री सेल्सियस। कितना है भैया, कितना है भैया, 80 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और कह दिया जाएगा कि इसके ऊपर एक लेयर लगी है, किसकी सर, इसके ऊपर एक लेयर लगी है आइस की। किसकी लेयर लगी है सर, किसकी लेयर लगी है सर, आइस की लेयर लगी है। बहुत प्रैक्टिकल सवाल है, खूब सारा आइस का लेयर है। इसकी लेंथ कितनी है सर, इसकी लेंथ अपने को गिवन है, इसकी लेंथ अपने को गिवन है एल लेंथ की पाइप है जिसके ऊपर खूब सारा आइस का लेयर लगा हुआ है। कहा जाएगा आपसे कि बताइए कितने समय बाद इसमें से कितना आइस मेल्ट हो जाएगा। मान लीजिए हम आपसे कह दें कि ये लेंथ आपको दे रखी है बेटा जी 2 मीटर, और इसकी थर्मल कंडक्टिविटी आपको दे रखी है कितनी, 2 इंटू 10 टू द पावर -2, 2 इंटू 10 टू द पावर -2 जूल पर सेकेंड पर डिग्री सेल्सियस पर मीटर, या जूल पर मीटर पर सेकेंड पर डिग्री सेल्सियस। क्या यहां तक बात समझ आ रही है भाई? तो कितना आइस मेल्ट हो जाएगा, अगर ये आपको कैलकुलेट करना होगा तो आप कैसे कैलकुलेट करिएगा सर? हम कह रहे हैं कि बताइए 1 घंटे में कितना आइस मेल्ट हो जाएगा, या हम आपसे पूछ लें थोड़ा और कठिन कर दे कि 1 दिन में कितना आइस मेल्ट हो जाएगा, या बताइए आपका पर सेकंड कितना आइस मेल्ट हो जाएगा। ऐसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो करना क्या है सर, सिंपल वही जो पुराना क्वेश्चन था, है वही पुराना सवाल, बट इसमें क्या है कि इसका जब लैंग्वेज लिख के आएगा ना भैया, एक पन्ने में लैंग्वेज लिख के आएगा सवाल का, बात समझ रहे हैं, और स्टेटमेंट इतनी ही रहेगी, और सारा चैलेंज आपके सामने क्या है, इसका थर्मल रेजिस्टेंस निकालना। तो सर थर्मल रेजिस्टेंस RTH, अभी हम लोग क्या निकाले हैं, हम मास्टर साहब थर्मल रेजिस्टेंस निकाले 1/2 पाई KL नेचुरल लॉग B/A, नेचुरल लॉग B/A। देखिएगा 1/2 पाई K इंटू L नेचुरल लॉग B/A। अब ध्यान से देखो, आपको सब कुछ पता है, आपको K गिवन है, L गिवन है, 2 पाई की वैल्यू पता है, नेचुरल लॉग B/A, नेचुरल लॉग 2 पता है, 0.693 होता है, मतलब आपको पूरा का पूरा थर्मल रेजिस्टेंस का ज्ञान है। और पूरा थर्मल रेजिस्टेंस का ज्ञान है तो जो हीट करंट है dQ/dt, ये जो H है, ये किसके बराबर है, ये बराबर है भाई साहब TH माइनस TC डिवाइडेड बाई RTH। अरे क्लियर है? तो अब ध्यान से देखो, TH माइनस TC डिवाइडेड बाई RTH मल्टीप्लाइड बाई टोटल टाइम T, जितना समय लगा 1 घंटा लगा, ये किसके बराबर हो जाएगा सर, ये M इंटू L के बराबर हो जाएगा। ये रहा आपके पास कॉन्सेप्ट, ये रहा आपके पास क्वेश्चन। क्या बना क्वेश्चन में चैलेंज था ये RTH निकालना। अरे जिसको ये RTH निकालने आ गया उसका काम बन जाएगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है। क्या ये बात समझ आई? चलें आगे बढ़े सर? यस सर, आगे बढ़ते हैं सर। कुछ और इस तरह के रेजिस्टेंसेस निकालते हैं जो पॉसिबिलिटीज हैं जेईई मेंस या जेईई एडवांस में पूछे जाने की। तो अगला जो थर्मल रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखो, अगला फिर क्वेश्चन, इसमें भी आप क्या कैलकुलेट करोगे, इसमें भी आप RTH कैलकुलेट करोगे, इससे भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चंस बनते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूं वो पॉपुलर क्वेश्चंस क्या बनते हैं। जैसे देखो भाई, आपसे सवाल पूछा जाएगा कि मान लीजिए ये आपके पास एक स्फेयर है, जिसका हॉलो स्फेयर है, जिसका इनर रेडियस A है और जिसका आउटर रेडियस है भाई साहब B,
और इसकी कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी आपको दे रखी है K, और आपसे कहा गया कि भैया बताइए इसका थर्मल रेजिस्टेंस क्या होगा अगर यहां का टेम्परेचर TH है, यहां का टेम्परेचर TC है। अगर ऊपर TC हो जाए नीचे TH हो जाए, मतलब ऊपर TH हो जाए नीचे TC हो जाए, तो क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ हीट करंट बदल जाएगी। और अगर मुझे इसका थर्मल रेजिस्टेंस निकालने के लिए आ गया तो हम कैसे निकालेंगे, तो सर फिर हम देखेंगे कि इस यहां जिस सरफेस एरिया से ये पास कर रहा है वो है आपके पास 4πa², और यहां जिस सरफेस एरिया से पास कर रहा है वो है 4πb², मतलब यहां से लेकर ऊपर जा रहे हैं तो सरफेस एरिया जो है हमारा वो चेंज हो रहा है। और अगर सरफेस एरिया चेंज हो रहा है तो थर्मल रेजिस्टेंस चेंज होगा, और अगर थर्मल रेजिस्टेंस चेंज होगा हर इंस्टेंट पर, तो हमको बिना इंटीग्रेट किए थर्मल रेजिस्टेंस मिलने वाला नहीं है। तो आरटीएच निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम कहेंगे भैया मास्टर साहब यहां से एक्स पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट मान लो dx, लो भैया x पे जाके अपन एक छोटा सा एलिमेंट मान लिए बेटा जी dx, और इस dx एलिमेंट से जो हीट पास कर रही है वो तो आपके पास है हीट करंट dq/dt। अरे क्लैरिटी है, पूरे से जो हीट करंट पास कर रही है वो है आपके पास dq/dt। तो ये जो dq/dt है ये अपने पास सारे सरफेसेस से कांस्टेंट है, मतलब अपना जो कॉम्बिनेशन है वो कैसा है, सीरीज है। मतलब drth लिखेंगे अपन, क्या करेंगे भैया, drth लिखेंगे अपन, और उसके बाद drth लिखेंगे अपन, उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर देंगे, हमारा काम बन जाएगा। तो जब हम drth लिखने जाएंगे तो कितनी लेंथ से ये हीट जा रही है, सर dx लेंथ से जा रही है। अरे क्लैरिटी है भैया, बहुत बढ़िया। अच्छा भैया L/K होता है थर्मल कंडक्टिविटी, K हो गया जिस सरफेस एरिया से पास कर रही है उसका सरफेस एरिया आपके पास हो जाएगा 4πx²। ओ इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेकर RTH तक, और इसको कहां से, A से लेकर B तक, तो ये आपके पास RTH हो जाएगा कितना, ये आपके पास हो जाएगा 1/4πk 1/x² का इंटीग्रेशन हो जाता है -1/x, और लिमिट लग जाएगी A से लेकर B तक। और जैसे ही अंदर नेगेटिव साइन दिखे लोअर माइनस अपर कर दिया करो, आसान हो जाता है। तो ये अपने पास हो जाएगा 1/4πk, ध्यान से देखिएगा बच्चा, ये अपने पास हो जाएगा 1/4πk, और भैया 1/a माइनस 1/b, दैट इज b माइनस a/ab। लो भाई साहब ये हो गया। अब सारा चैलेंज ये आरटीएच कैलकुलेट करना था। अगर आपको ये आरटीएच हो गया आपसे तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। अब समझो, अब इससे सवाल क्या बनेगा, इससे सवाल क्या बनेगा, सवाल इससे बनेगा भाई साहब, सवाल इससे बनेगा कि आपसे कह दिया जाएगा कि आपके पास एक स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है, समझिएगा, ये आपके पास हॉलो स्फीयर है, इसका इनर रेडियस a है और इसका आउटर रेडियस जो है भाई साहब वो b है, ठीक है। और इसके अंदर ऐसे पानी भरा हुआ है, समझिएगा, इसके अंदर खूब सारा पानी भरा हुआ है। क्लैरिटी है, पानी की थर्मल कंडक्टिविटी नहीं मानी जा रही है, बस ये माना जा रहा है कि ये पानी के मॉलिक्यूल्स जो है अपनी सरफेस से हीट रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। बाहर का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, और इस पानी का जो टेम्परेचर है ये है आपके पास 20 डिग्री सेल्सियस। बाहर का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, पानी का टेम्परेचर है आपके पास 20 डिग्री सेल्सियस। आपसे कहा जाएगा फाइंड द टाइम व्हेन टोटल वाटर फ्रीजेस इनटू आइस। अरे बात समझ आ रही, टोटल वाटर व्हेन टोटल वाटर फ्रीजिंग इनटू आइस। लेकिन ये बहुत कठिन सवाल हो जाएगा, अभी इसको नहीं, अभी आइस वाला लेयर वाला सवाल करा दूंगा, उसके बाद बताऊंगा, ठीक है भाई। अच्छा चलो, तो फिर क्या सवाल पूछा जा सकता है आपसे इससे, मतलब वही फिर पानी वाला सवाल कि यहां पानी का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यहां पर अपने पास कंटीन्यूअस सप्लाई है, ठीक है भैया। यहां पर आपके पास एक आइस की लेयर जमी हुई है, आपसे सवाल फिर से पूछ लेगा कि बताइए कितना आइस जो है वो मेल्ट हो जाएगा, कितना आइस मेल्ट हो जाएगा। अरे क्लैरिटी है, जो सवाल रॉड वाला बन रहा था वो सारा का सारा सवाल यहां पर बन सकता है। बस आपके सामने चैलेंज क्या है, आर इक्विवेलेंट निकालना, थर्मल रेजिस्टेंस निकालना, ठीक है। अगर आपको थर्मल रेजिस्टेंस निकालने का कॉन्सेप्ट आ जाए तो भाई साहब आप पूरी की पूरी कंडक्शन से जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सारे के सारे पॉसिबल क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी अपन कंडक्शन कंटिन्यू रखेंगे, अगली वाली क्लास में मिलेंगे कंडक्शन एंड रेडिएशन के साथ। तब तक आप ये अपना पूरा का पूरा लेक्चर रिवाइज करके रखिएगा, और इसमें मैंने कुछ PYQs रखे हैं।
कुछ पीवाईक्यूज रखे हैं, ये पीवाईक्यूज लगाने की कोशिश करिएगा, ये सारे के सारे पीवाईक्यूज आपसे लग जाएंगे। इन पीवाईक्यूज को वैसे मैं अगली क्लास में भी डिस्कस करूंगा, ठीक है। जो कंटेंट अभी तक हमने पढ़ा है उस कंटेंट पर बेस्ड ये पीवाईक्यूज कुछ नहीं है, ये चूजों वाले सवाल हैं। अब आप पेपर पेन उठाइए, लगाना शुरू करिए, सारे के सारे क्वेश्चंस आपसे लग जाएंगे। वैसे मैं ये पीवाईक्यूज डाल दे रहा हूं पीडीएफ में, बट फिर भी नेक्स्ट क्लास में मैं इन पीवाईक्यूज को डिस्कस करूंगा। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। मन लगाकर पढ़ते रहिए, बने रहिए हमारे साथ जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए, ठीक है सर, धन्यवाद।